ये सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि मुफैन ने अपने 2 एलिमेंट्स की पावर सभी लोगों के सामने ला दी थी और सभी लोगों की औकात याद दिला दी थी कि जो लोग उसका मजाक बनाते हैं और वीक बोलते हैं उन लोगों की औकात उसके सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद में उसकी पूरी सिटी के ऊपर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगे थे। मुफैन खुद को और अपने संग के सारे स्टूडेंट्स को शेल्टर तो पहुंचा देता है, लेकिन फिर वह दोबारा निकल पड़ा होता है कि अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए, जिससे कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके और वापस ला सके। और इसीलिए पहुंचा होता है एक सीसीटीवी रूम में, जहां पर कि वह देख लेता है कि उसकी सिस्टर होती है जो कि एक फ्रीजर के अंदर बैठी होती है खुद को छुपाकर, और वहां पर एक मॉन्स्टर होता है जो कि उसकी सिस्टर की तरफ ही जा रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। मुफैन ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और मॉन्स्टर को खत्म करने की ठान लेता है। तो चलो अब आगे की स्टोरी इस एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं। अपनी बहन को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित फैनमो एक शक्तिशाली स्पेल का जाप करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि सीक्रेट स्प्रिंग की ऊर्जा से पेंडेंट चमक उठता है और उसे नब्यूला तक पहुंचा देता है। जब तक जानवर दरवाजा तोड़कर भागते हैं तब तक वो अपने नब्यूला के 49 तारों को एक साथ जोड़कर एक स्टार मैप बना लेता है। उसका शरीर स्टार चार्ट की आग से घिर जाता है और वो मिस टैंक द्वारा दी गई स्टार चार्ट नोटबुक का इस्तेमाल करके जानवरों पर स्टार चार्ट लेवल फायर एक स्पेल से हमला करता है। दूसरे जानवर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें एक ही आग और बिजली के हमलों से गिरा देता है। इस बीच जेंजिया सुपरमार्केट में साइक्लॉप्स से धीरे धीरे रेंगकर दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक उसे देख लेता है। इससे पहले कि वो उसे काट सके वो अपने पास रखे नाइफ से उसकी आंख में छुरा घोंप देती है। बाकी साइक्लॉप्स मॉन्स्टर्स उसकी ओर दौड़ते हैं लेकिन मृत साइक्लॉप्स के शरीर को खाना शुरू कर देते हैं। वो इस मौके का फायदा उठाकर एक नीची शेल्फ के नीचे लुढ़क जाती है जहां वो उस तक नहीं पहुंच सकते। फैनमाओ बचाव के लिए आता है और अपनी नई अर्जित फायर पावर से राक्षसों को जला देता है। जेंजिया अपनी छिपने की जगह से बाहर आती है लेकिन उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। फ्रिज में लंबे समय तक छिपी रहने की वजह से उसके शरीर का तापमान बेहद कम हो गया था। फैनमो उसे गर्म करने के लिए उसके चारों ओर आग का घेरा बनाता है जिससे वो होश में आ जाती है। अपनी बहन को जिंदा देखकर वो बहुत खुश होता है और उसे ब्रेसलेट लौटा देता है। वो उसे गोद में उठाकर सुपरमार्केट से बाहर ले जाता है और बताता है कि वो अपनी फायर टैलेंट में स्टार चार्ट लेवल तक पहुंच गया है। स्लेव लेवल मॉन्स्टर्स उसकी शक्ति को भांप लेते हैं और उससे बच निकलते हैं। जब तक वे वॉरियर लेवल मॉन्स्टर से दूर रहेंगे तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वे एक बेंच पर बैठते हैं और स्कूल में लापता लड़की के बारे में बात करते हैं। जेंजिया को यकीन है कि हमले वाले दिन साइक्लॉप्स ने उसका अपहरण नहीं किया था। उसने उसे उसी रास्ते पर चलते देखा था जिस रास्ते पर भूरे रंग के कपड़े पहने एक रहस्यमय व्यक्ति गया था। फैनमाओ का अनुमान है कि वो व्यक्ति क्यूरिया का एक ऐश कलर्ड मेंबर था और उस लड़की ने स्कूल में एक अंडरग्राउंड टनल का एक छेद खोज निकाला था जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई थी। फैनमाओ जेंजिया को सेफ्टी बैरियर तक छोड़ने और फिर एक स्पेशल टीम की मदद के लिए स्कूल जाने का फैसला करता है। हालांकि काले जानवरों से लड़ते हुए उसे लगे घाव के कारण उसे चक्कर आने लगता है। जेंजिया उसका हाथ पकड़ती है और अपनी हीलिंग मैजिक से उसका घाव भर देती है। वो उसके सराहनीय उपचार कौशल की प्रशंसा करता है और उसे बैरियर में घायल शरणार्थियों पर अपने हीलिंग मैजिक का प्रयोग करने के लिए कहता है। रास्ते में वो उससे पूछता है कि क्या उसने कभी स्कूल में अजीबोगरीब छेद देखे थे। उसे याद आता है कि हमले वाले दिन स्कूल के मैदान में एक बड़ा सा छेद था। वो उससे आग्रह करती है कि वो उसके साथ बैरियर के अंदर ही रहे क्योंकि वो अभी भी शक्तिशाली राक्षसों को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। हालांकि फैनमाओ कुछ भी करने को तैयार नहीं है क्योंकि जिस शहर में वे पले बड़े थे वो बिखर रहा है। वो हमेशा से एक सफल विज़र्ड बनना चाहता था जो अपने परिवार के लिए सम्मान और सुरक्षा लाए, इसलिए उसे इस कठिन समय में एक विज़र्ड्स की ड्यूटी का पालन करना होगा, वरना वो जिंदगी भर अपने किए पर पछतावा करेगा। उसके दृढ़ निश्चय को देखते हुए जेंजिया उसके साथ जाने का फैसला करती है और कहती है कि अगर वो अभी अपने भाई की रक्षा के लिए वहां नहीं पहुंची तो उसे भी पछताना पड़ेगा। फैनमाओ मोटरसाइकिल पर सड़कों पर तेजी से दौड़ता है और जेंजिया को एहसास होता है कि वो स्कूल की तरफ नहीं बल्कि सेफ्टी बैरियर की तरफ जा रहा है। उनका रास्ता एक लेवल 4 वॉरियर और एक वुल्फ से टकराता है। फैनमाओ यू टर्न लेता है और दूसरी दिशा में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वुल्फ उनका पीछा करता रहता है। वो बाइक को एक संकरी गली में ले जाता है और वे किनारे की एक इमारत के नीचे छुप जाते हैं जिससे वुल्फ उनका पीछा करने से बच जाता है। वो स्वीकार करता है कि उसे वॉरियर लेवल मॉन्स्टर को हराने का कोई अंदाजा नहीं है। एक स्पेशल स्क्वाड स्कूल पहुंचती है और मैदान में अंडरग्राउंड टनल का रास्ता ढूंढती है। जैसा कि जेंजिया ने कहा था, ऑफिसर चैंग अपनी आइस पावर्स का यूज करके एक लड़की को बचाता है जो अब तक एक साइक्लॉप्स मॉन्स्टर से चमत्कारिक रूप से बची हुई थी। मॉन्स्टर हंटर का फायर विजिट उस लड़की को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है जबकि बाकी सभी मिलकर अपनी शक्तियां निकालकर उस छेद को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता और छेद से और राक्षस निकल आते हैं। उसी समय बड़ी नाक वाला ब्लैक क्यूरिया का मेंबर और एक मास्क्ड एएनयू प्रकट होते हैं। एएनयू अपना मास्क उतारकर कहता है कि क्योंकि मॉन्स्टर हंटर्स ने पास्ट में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था तो वो अगर बिल को अकेला छोड़ दे तो उन्हें जिंदा छोड़ देगा। जब उन्हें पता चलता है कि एएनयू ब्लैक क्यूरिया का हिस्सा है तो सभी हैरान हो जाते हैं।
वो उसे मू फैमिली के साथ विश्वासघात करने के लिए शर्मिंदा करते हैं, जिसने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। इससे वो उत्तेजित हो जाता है और अपनी आइस पावर्स से हमला करता है। मॉन्स्टर हंटर्स तुरंत अपने एलिमेंट से जवाबी हमला करते हैं। संख्या में स्पष्ट रूप से कम होने के कारण ब्लैक क्यूरिया का दूसरा मेंबर खुद को बचाने की कोशिश में कायरों की तरह भाग जाता है। एएनयू उस पर आइस शार्ट से वार करती है और स्पेशल स्क्वाड पर काले राक्षस छोड़ देती है। इसी दौरान कॉन्ग जियान के नेतृत्व वाली चौकी के प्रशिक्षक विशालकाय टुरालेकस के पास पहुंचते हैं। कमांडर लेवल टुरालेकस उन्हें देख लेता है और स्लेव और वॉरियर लेवल मॉन्स्टर्स की एक छोटी सेना के पीछे ग्राउंड पर उतर आता है। कमांडर लेवल मॉन्स्टर्स बुद्धिमान प्राणी होते हैं, इसलिए उन्हें हराना बेहद मुश्किल होता है। ये एक तेज गर्जना करता है जो निचले स्तर के राक्षसों को नियंत्रित करती प्रतीत होती है। वे सभी सैनिकों के छोटे से समूह की ओर दौड़ पड़ते हैं। कॉन्ग जियान की टीम उसे कहती है कि टुरालेकस के लिए अपना ऑनर बचाने के लिए उसके खिलाफ लड़ने वाला वो अकेला है, और निश्चित रूप से उच्च प्रशिक्षित प्रशिक्षक शक्तिशाली वॉरियर लेवल 4 माउथ्ड वुल्फ्स को मार गिराते हैं और अपने नेता के लिए रास्ता साफ करते हैं। जब तक कॉन्ग जियान टुरालेकस से आमने सामने होता है, तब तक उसके सभी वफादार प्रशिक्षक अपनी जान गंवा चुके होते हैं। तभी टुरालेकस फिर से इमारत की चोटी की ओर उड़ता है और कॉन्ग जियान अपने पंखों की मदद से उसका पीछा करता है। टुरालेकस को हराने के लिए वे कमांडर लेवल द्वारा ज़ोडियाक लेवल फायर मैजिक का प्रयोग करते हुए एक भीषण युद्ध लड़ते हैं। इस हमले को देखकर फैनमो को एहसास होता है कि यही सही समय है कि अंडरग्राउंड टनल को नष्ट कर दिया जाए और सेफ्टी बैरियर के बजाय सीधे स्कूल की ओर बढ़ा जाए। वो अपने स्टार चार्ट लेवल फायर मैजिक का इस्तेमाल करके वहां मौजूद 4 माउथ वुल्फ को हरा देता है और स्कूल में अंडरग्राउंड टनल के रास्ते को बंद कर देता है। और यू, जो फैनमो के आते ही वहां से भाग गया था, एक दिन शहर को तबाह करके फैनमो को खत्म करने का वादा करता है। सेफ्टी बैरियर में मौजूद हर कोई फैनमो के शक्ति प्रदर्शन को विस्मय से देखता है। हमारा नायक सोचता है कि क्या सारी मुसीबतें आखिरकार खत्म हो गई हैं। फैनमो और उसका परिवार एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए मैजिकल कैपिटल मिंगशू सिटी में जाते हैं। वहां बुलेट ट्रेन में उसकी मुलाकात मिंगशू यूनिवर्सिटी के एक इतिहास के प्रोफेसर से होती है, जो मीज के लिए सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। प्रोफेसर फैनमो को बताता है कि उसके पास वहां दाखिला पाने लायक योग्यता नहीं है। बुरी तरह से प्रताड़ित होने के बाद वह अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए एक संगठन में शामिल होने और स्टार चार्ट में अपनी दूसरी जागृति प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, ताकि वह किसी दिन विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सके। इसी तरह से जिंक्यू अगले साल मीज एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी के लिए खुद को घर पर ही पढ़ाएगी। वहां पहुंचने के बाद वे मिंगशू सिटी द्वारा बाओ सिटी के शरणार्थियों को दिए गए एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। फैनमो अपने नेबुला के 49 सितारों को संरेखित करने का अभ्यास करता है, लेकिन हमेशा की तरह असफल हो जाता है। उसे अभी बहुत कुछ करना है, तभी वे उन सभी सितारों को संरेखित कर सकेगा और उन्हें एक स्टार चार्ट में व्यवस्थित कर सकेगा। कुछ ही देर बाद उसे अपनी शिक्षिका मिस टैंग का फोन कॉल आता है, जो उसे शिशवी नाम के एक कस्बे में मिलने के लिए बुलाती हैं। वह वहां जाता है और टीम मीटिंग के लिए मिलते हैं। मिस टैंग बताती हैं कि वे एसोसिएशन ऑफ मैजिकल सोसाइटीज के सैक्रेड ट्रिब्यूनल का हिस्सा है, जो एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कानून तोड़ने वाले मेजेस को गिरफ्तार करती है और उन्हें सजा देती है। संगठन को बाओ सिटी पर ब्लैक क्यूरिया के हमले का अंदाजा तो था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना सुनियोजित होगा। वे सोवलिंग नाम के ब्लैक क्यूरिया हशात को गिरफ्तार करने की कोशिश में नाकाम रही हैं। ये मामला कई अन्य मामलों के साथ साथ बाओ सिटी में भी पहुंचा है, जिसे अब हाई यूपीएस ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपने हाथ में ले लिया है। फिलहाल उसे सैक्रेड ट्रिब्यूनल द्वारा शिशवी टाउन में अचानक पानी के गायब हो जाने की जांच के लिए भेजा गया है, और उसे शक है कि इसके पीछे जाओ हाई कासाई नाम का एक मेजर्स का हाथ है। हाँ, मुझे भी उस नाम से शक है, क्योंकि उसकी पहचान जग जाहिर है। वे एक नए चेहरे फैनमो से जाओ हाई को, जो शहर में सबसे संदिग्ध ब्लैक क्लोथ्स में घूम रहा है, बताने को कहती हैं। बदले में वे काम पूरा होने के बाद उसकी शैडो टैलेंट को जगाने में उसकी मदद करेंगी। एक नई प्रतिभा के वादे के साथ फैनमो खुशी खुशी उसकी बात मान लेता है। संदिग्ध व्यक्ति उस सूखे नदी के ऊपर की ओर बढ़ता है, जो आमतौर पर शहर से होकर बहती है, और फैनमो उसका पीछा कर रहा है। मिस टैंग अदृश्यता की शक्ति, जो शैडो टैलेंट का एक अद्भुत जादू है, का प्रयोग करके उसका साथ देती हैं। वह लोगों के एक समूह के आने की आहट सुनती हैं, फैनमो को पकड़ती हैं और उसे एक ट्री स्टंप के पीछे छुपा देती हैं। उन्हें जोंगपान नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में शिकारियों के एक समूह के बारे में पता चलता है, जो एक फायर स्पिरिट को पकड़ने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने पर मिस टैंग बताती हैं कि स्पिरिट्स किसी तत्व के संवेदनशील अंगारे होते हैं, जो उन्हें धारण करने वालों को अद्भुत शक्तियां प्रदान करते हैं। कुछ लोग स्पिरिट्स के साथ पैदा होते हैं, जिससे वे निंगशियू मू जैसे स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली मेजर्स बन जाते हैं। ये देखते हुए कि ये सूखा कुछ ही दिनों में इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, इसका कारण कोई फायर स्पिरिट ही रही होगी जिसका शिकार ये समूह कर रहा है, क्योंकि ये स्पिरिट्स 2 करोड़ से भी ज्यादा में बिकती हैं। अंत में वे एक डैम पर पहुंचते हैं, जहां वे शिकारियों को डोंगफांग जैसे एक दूसरे समूह से भिड़ते हुए देखते हैं, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य जाओ ही कहीं दिखाई नहीं देता। जियांग डोंगफांग शिकारियों को धमकी देता है कि अगर वे सड़कों पर नहीं आना चाहते तो पीछे हट जाएं, लेकिन शिकारी नहीं मानते।
जब डोंगफांग के लड़के उन पर नेबुला लेवल फायर स्पेल से प्रहार करते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तकनीकी रूप से मजबूत होने के बावजूद शिकारियों का दल अपने स्टार चार्ट डिफेंसिव स्पेल से जवाब देता है। डोंगफांग यूनिट डटी रहती है और शिकारियों के दल को हरा देती है, जो घटनास्थल से भाग जाते हैं। हालांकि इससे पहले कि वे वापस काम पर लग पाते, उनका सामना एक और चुनौती देने वाले से होता है। जियांग उसे भी धमकी देता है, लेकिन वह आदमी अपनी हैट उतारकर अपने माथे पर एक निशान दिखाता है। लोग तुरंत पहचान जाते हैं कि वह जाओ ई है और उनके चेहरे पर डर छा जाता है। वह एक दुष्ट हंसी हंसता है और एक स्पिन वेब स्पेल का जाप करता है, जिससे हवा से एक विशाल स्पाइडर प्रकट हो जाती है। ये जानते हुए कि वह स्टार चार्ट लेवल हेक्स टैलेंट है, डोंगफांग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं। मकड़ी उनके दिमाग पर कब्जा करके उन्हें वश में कर लेती है, जिससे उनके लिए कस के बंधे ककून्स में अपनी मौत से बच पाना नामुमकिन हो जाता है। जाओ ई जमीन में एक बड़ी दरार की ओर बढ़ता है, जहां से स्टीम निकल रही है। जब वो उसके पास पहुंचता है तो दरार से चटक पर्पल फ्लेम्स निकलती हैं, जिससे पता चलता है कि ये फ्यूशिया फायर स्पिरिट है, जो सामान्य लाल फायर स्पिरिट से भी दुर्लभ और शक्तिशाली है। वह पागलों की तरह लपटों में घुसकर उसकी शक्ति को अवशोषित करने की कोशिश करता है। मिस टैंग फैनमो से कहती हैं कि वह जब तक उसे रोकती हैं वह वहीं रुक जाए। वह स्टार चार्ट लेवल शैडो मैजिक करके एक शैडो स्पाइक बुलाती हैं और उसे गिरफ्तार कर लेती हैं। बेशक वह इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करता। वह उन्हें एक ब्लैक डोम से घेर लेता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्हें प्यास लगी है। अचानक मिस टैंग कमजोरी से भर जाती हैं और उनके घुटने मुड़ जाते हैं। वह बताता है कि उसने रेस्टोरेंट में उनके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था। वह जानता है कि सेक्रेट ट्रिब्यूनल ने उसे इस शक के तहत गिरफ्तार करने के लिए भेजा है कि वह ब्लैक क्यूरिया के स्प्रिंग ऑफ रेज के निर्माण के बारे में जानता है, जिसने बाउ सिटी में तबाही मचाई थी। वह जल्दी से अपनी ताकत इकट्ठी करती हैं और खड़ी हो जाती हैं। एक अत्यंत शक्तिशाली फीनिक्स ब्लेज स्पेल का जाप करती हैं, जिससे उसे जलकर राख हो जाना चाहिए था। हालांकि वे अपने मैजिकल आर्मर की वजह से हमले से बच जाती हैं, जो वार तो झेल लेता है, लेकिन इस प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है। वो अपने हेक्स मैजिक से उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर फैनमो अपनी प्यारी नीजी आउटफिट पहन लेता है और अपनी फायर टैलेंट से गाओ हाई पर हमला करता है, लेकिन वो इतनी कमजोर है कि उस पर खरोच तक नहीं आ पाती। फैनमो बातचीत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो गाओ हाई को फायर स्पिरिट को ले जाने देगा और मिस टैंग की जान और डोंगफेंग की वस्तुओं के बदले में वापस लौटेगा। गाओ हाई को भी लगता है कि वो एक बुरा आदमी है, इसलिए वो इस सौदे के लिए मान जाता है। असल में फैनमो बस समय की तलाश में था, जब तक कि वो अपनी ठंडे टैलेंट के साथ एक स्टार चार्ट का मिलान न कर ले। जब ये तैयार हो जाता है तो फैनमो गाओ हाई पर एक जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, जिससे उसके अस्तित्व का केवल एक निशान ही रह जाता है। मिस टैंग फैनमो से कहती हैं कि वो फायर स्पिरिट को गायब होने से पहले परिष्कृत कर लें। वो अपने छात्र को इतने बड़े खतरे में डालने के लिए दोषी महसूस करती हैं, जिससे वो केवल भाग्य से बच गया। वो जाओ ई की तरह ज्वाला में चला जाता है और अपने अंदर प्योर पावर का संचार महसूस करता है। स्पिरिट को अपने अंदर समाहित करने के बाद वो मिस टैंग को शहर लौटने में मदद करता है, जहां उसे गाओ हाई द्वारा छोड़ी गई रिंग दिखाई देती है। मिस टैंग उसे सबूत के तौर पर हाईकोर्ट में पेश करने के लिए बेचैनी से उठाती हैं। टैक्सी से वापस आते समय वो उसे बताती है कि जिस फायर स्पिरिट को उसने अवशोषित किया है, वो उससे फायर मैजिक से तब तक बचाएगी जब तक कि उससे ऊंचे स्तर की किसी फायर स्पिरिट द्वारा न डाली गई हो। वो उससे रिंग के बारे में पूछता है, जिस पर वो जवाब देती है कि हाईकोर्ट का मानना है कि एक दुष्ट फार्मासिस्ट ने स्पिरिट ऑफ रेज बनाई थी। एक संदिग्ध कड़ी गाओ हाई को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जाना था, लेकिन अब जब वो मर चुका है, रिंग ही उन्हें कुछ सुराग देने की एकमात्र उम्मीद है। उसी रात बाद में फैनमो मिंगशू सिटी लौट जाता है। मिस टैंग उसे एक मैसेज भेजती हैं, उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती हैं और शैडो टैलेंट को जगाने में मदद करने के अपने वादे को पूरा करती हैं। वो मैजिकल सोसाइटीज एसोसिएशन में फैनमो के दूसरे जागरण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करती हैं। एसोसिएशन का बेस मिंगशू सिटी में स्थित एक विशाल स्काईस्क्रेपर है। एक रिसेप्शनिस्ट उसे अवेकनिंग चेंबर में ले जाता है। उसके दूसरे जागरण का मार्गदर्शक एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी है, जो फैनमो को एक अमीर बदमाश समझता है, जो सोचता है कि वो ठंडे टैलेंट पाने का हकदार है। वो फैनमो को बताता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है और उसे ठंडे टैलेंट तभी मिलेगा जब उसकी किस्मत में लिखा होगा। उसे हैरानी होती है जब फैनमो कहता है कि वो शैडो टैलेंट में दिलचस्पी रखता है। गाइड की सहायक एक क्रिस्टल बॉल लाती है, जो उसे शैडो टैलेंट मिलने की संभावना बढ़ाने के लिए है। इसके बाद वह और गाइड कमरे से बाहर चले जाते हैं। फैनमो गेंद पर हाथ रखता है और अपने स्पिरिचुअल फील्ड पर ध्यान केंद्रित करता है। गेंद अंधकार से भर जाती है, जो शैडो टैलेंट के सफल जागरण का प्रतीक है। अंधकार जल्द ही एक चमकदार व्हाइट लाइट में समा जाता है, लेकिन फैनमो को इसका मतलब समझ नहीं आता। गाइड उससे मिलने आता है और उसे समनिंग टैलेंट नामक क्षमता को अनलॉक करने के लिए बधाई देता है। 2 और टैलेंट्स अनलॉक करने से उत्साहित फैनमो गाइड और सहायक को धन्यवाद देता है। गाइड फिर से उसे यह कहकर घेर लेता है कि अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा तो उसके टैलेंट्स बेकार हो जाएंगे और उसकी एज को देखते हुए उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। ये बात फैनमो को उलझन में डाल देती है, क्योंकि वह सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करके चला जाता है। एक बहुत बूढ़ा आदमी उसके पीछे उसकी अवेकनिंग के लिए आता है। गाइड को लगता है कि गाई वही स्टार चार्ट लेवल ड्वार्फ है जिसे मिस टैंग ने उसकी दूसरी अवेकनिंग के लिए भेजा था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि असल में वह फैनमो था। गाइड हैरान रह जाता है, सोचता है कि इतना कम उम्र का लड़का कुल 4 टैलेंट्स कैसे अनलॉक कर सकता है और स्टार चार्ट तक कैसे पहुंच सकता है।
फैनमो घर लौटता है और अपनी प्यारी बहन क्सिंगशिया को शांति से अकेले मेडिटेशन करते हुए देखता है। उसे अपने उस प्रॉमिस की याद आती है जिसमें उसने कहा था कि अगर वह फिर कभी अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी तो वह उसे उड़ने के लिए विंग्स देगा। उसकी 4 टैलेंट्स की बदौलत अब वह सपना पहले से कहीं ज्यादा पॉसिबल लगता है। वह उसे कुछ मैजिकल उपकरण दिलाने की उम्मीद करता है जो उसके लिए विंग्स का काम करें। आगे देखने के लिए कई चीजें होने के कारण वह मिंगशू यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम से पहले 6 महीने तक मेहनत और अपने स्टार चार्ट पर मास्टरी हासिल करने का अभ्यास करता है। हालांकि समय तेजी से गुजरता है और वह अपने पहले प्रयास में फेल हो जाता है। वह ट्रेनिंग जारी रखता है और दूसरी बार प्रयास करने की प्लान बनाता है। इस बार वह यूनिवर्सिटी को अपनी सभी हिडन टैलेंट्स के बारे में बताने का फैसला नहीं करता। मिंगशू यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में सिर्फ स्ट्रॉन्ग टैलेंट होना काफी नहीं है। वह अपनी एबिलिटी जो तीसरे स्तर पर है पर जोर देना चाहता है, इस उम्मीद में कि यूनिवर्सिटी कोई एक्सेप्शन बनाकर उसे एडमिशन दे देगी। एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन वह स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल टेस्ट के बजाय इंटरव्यू का रिक्वेस्ट करता है। इंटरव्यू पैनल एक समनिंग टैलेंट वाले कैंडिडेट के रूप में उसकी यूजफुलनेस को पहचानता है, लेकिन उन्हें डाउट भी है क्योंकि उसने पहले कभी समन स्पेल का प्रयोग नहीं किया है। और भी कई प्रतिभाशाली कैंडिडेट्स हैं और अन्य एबिलिटीज जैसे कि स्टार चार्ट लेवल पर एक खास स्किल्ड अर्थ मेज। फैनमो उन्हें कंसिडर करने की मनाने की कोशिश करता है और इंटरव्यूअर्स उसे एक एग्जाम की तैयारी के लिए हफ्ते का टाइम देते हैं जिसमें उसे अपने समनिंग स्टारडस्ट में 7 स्टार्स अलाइन करने की एबिलिटी दिखानी होती है। इस दौरान वह मिस टैंक की हेल्प लेता है जो उसे डायमेंशनल समनिंग ऑफ बीस्ट नामक एक टेक्निक सिखाती है जिसमें उसकी कॉन्शियसनेस दूसरे डायमेंशन में घूमती है और पास के किसी बीस्ट को ढूंढती है जिसे वह बुला सके। आखिरकार एग्जाम का दिन आ ही जाता है और वही पैनल उसकी जांच के लिए बैठ जाता है। स्टार चार्ट लेवल का अर्थ मेज लूसोंग भी इस परफॉर्मेंस में अपने बटलर के साथ शामिल होता है क्योंकि वह इस बात से नाराज है कि कोई भी समनिंग टैलेंट वाला उसे मात नहीं दे पा रहा है जैसा उसने प्रैक्टिस किया था। फैनमो अपना माइंड फोकस करता है और अपनी कॉन्शियसनेस को 20 से भरे एक दूसरे डायमेंशन में ट्रांसफर करता है। इस डायमेंशन में ट्रैवल करना मुश्किल है और एक पावरफुल बीस्ट को समन करने के लिए इमेंस डिटर्मिनेशन की जरूरत है। दूर से उसे एक चीख सुनाई देती है जो पीले पैटर्न्स वाले एक मैजेस्टिक ब्लू आर्च वुल्फ की है। वह वुल्फ और उसकी हार्टबीट को चुनता है। वह उस हिल पर जाता है जहां आर्च वुल्फ आराम कर रहा है और रोप लेकर चुपके से उसके पास पहुंचता है। वह उसे पकड़ने की कोशिश में फंदे का सिरा उसकी गर्दन पर डालता है, लेकिन वुल्फ इसे बर्दाश्त नहीं करता और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। यह कोशिश उसके दिमाग पर गहरा असर डालती है जिससे असल दुनिया में उसका बॉडी लड़खड़ाने लगता है और खून की खांसी शुरू हो जाती है। एक एग्जामिनर उससे सलाह देता है कि वह बीस्ट को फोर्सफुली पकड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। फैनमो रोप फेंक देता है और वुल्फ के पास बैठ जाता है। वुल्फ इससे कोई आपत्ति नहीं करता और अपनी सतर्कता कम कर देता है। फैनमो मेडिटेशन करता है और एक मैजिकल सर्कल बनाता है जिसे वह धीरे से आर्च वुल्फ के सर पर डालता है। अगर वह सर्कल को पूरी तरह से बीस्ट के ऊपर रख दे तो उसका समनिंग पूरा हो जाएगा। खुशकिस्मती से वह ऐसा करने में कामयाब हो जाता है और वुल्फ उसे अपना सिर सहलाने देता है। उसके सिर पर एक लाल निशान दिखाई देता है जो उसे समन्ड बीस्ट के रूप में मार्क करता है। आर्चवुल्फ असल दुनिया में फैनमो के बगल में प्रकट होता है जिससे एग्जामिनर्स बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं जिन्हें उससे कोई खास उम्मीद नहीं थी। एंग्रेड होकर लूसोंग आर्चवुल्फ से लड़ने निकल पड़ता है ताकि वह साबित कर सके कि वह बीस्ट सिर्फ एक पेट है। लू अपने डिफेंस से अच्छा बचाव करता है लेकिन वुल्फ उन्हें चकमा देकर उसे सुरक्षित जगह पर भागने पर मजबूर कर देता है। वह अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है यह बताते हुए कि वह एक स्टार चार्ट लेवल का आइस मेज है और वुल्फ को मजबूत आइस चेन से जकड़े हुए हैं। उसे जरा भी दया नहीं आती और वह बीस्ट को मारने ही वाला था कि एग्जामिनर्स की नजर फैनमो की पर्पल आइस पर पड़ती है। वे दौड़कर उसके पास आते हैं और उसे रुकने की विनती करते हैं, लेकिन फैनमो कसम खाता है कि अगर उसने वुल्फ को चोट पहुंचाई तो वह लू को एक हजार्डियन थंडर से खत्म कर देगा। लू सरेंडर करने का समझदारी भरा डिसीजन लेता है और उसका बटलर तुरंत उसे बाहर ले जाता है। एग्जामिनर्स फैनमो को यूनिवर्सिटी के समन डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह उसकी बहन क्सिंगशिया को सॉन्ग सिटी के एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है। अपनी क्लास के पहले दिन वह अंदर गया और देखा कि वहाँ केवल 7 स्टूडेंट्स थे और वे सभी लड़के थे। टीचर कैजुअली अंदर आया और उन्होंने बताया कि समनिंग डिपार्टमेंट में कुछ नहीं सिखाया जाता। स्टूडेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स की क्लासेस में आने के लिए स्वतंत्र हैं। समनिंग स्टूडेंट्स के लिए एकमात्र जरूरी चीज स्वागत समारोह की ट्रेडिशन है जिसमें बेस्ट 2 स्टूडेंट्स को जानवरों के खून की एक शीशी दी जाती है। इससे एक समन्ड बीस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और उसकी शक्ति में जबरदस्त बूस्ट आता है। उसी दिन बाद में फैनमो अपने डॉर्मेंटरी रूम में बस जाता है जहां वो कई अन्य स्टूडेंट्स के साथ रहता है। उनमें से एक मिनियन शियाओ हाई है जो लाइट टैलेंट में पढ़ाई कर रहा है और दूसरा पिंग वू जियांग है। दोनों उसे वेलकम सेरेमनी के लिए शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि परंपरा ये है कि सभी नए स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन बीस्ट्स और टैलेंटेड स्टूडेंट्स पर करके करते हैं, इसलिए वो पीटा को बुलाते हैं। ये परफॉर्मेंस दोनों तरफ से होता है क्योंकि ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए अपनी मॉन्स्टरस पावर दिखाने का मौका होता है। वेलकम सेरेमनी वाले दिन मिनियन फैनमो को बताता है कि डिपार्टमेंट के बाकी 6 स्टूडेंट्स उसी डॉर्मेंट्री में रहते हैं और लंबे समय से साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी कारण से फैनमो अकेला ऐसा स्टूडेंट है जिसे इनवाइट नहीं किया गया। उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका आर्क वुल्फ काफी स्ट्रॉन्गर हैवी है।
लेकिन अचानक उसके सिर में शार्प पेन होता है और वो अपने वुल्फ की तलाश में फॉरेस्ट की ओर दौड़ता है। वो उसे एक और समन्ड बीस्ट के साथ फियर्स बैटल के बीच पाता है। वुल्फ उस विशाल बर्ड को भगा देता है, लेकिन उसका पूरा शरीर डीप वुंड से भर जाता है। फैनमो पेंडेंट की कुछ मैजिकल एनर्जी उसे हील करने के लिए ट्रांसफर करता है, लेकिन वो किसी भी हालत में क्रूएल ब्लड फाइट के लिए तैयार नहीं है। सभी स्टूडेंट्स स्टेडियम के ब्लीचर्स पर इकट्ठा होते हैं और जैसे ही गिफ्टेड स्टूडेंट्स एरिना में एंटर करते हैं, तालियां बजती हैं। दाफू हाय, जो कि डिपार्टमेंट का फेवरेट माना जाता है, सबसे पहले जाने के लिए आगे आता है। कुछ स्टूडेंट्स उसके मॉन्स्टर्स को फेस करने का डिसाइड करते हैं और दाफू उन्हें चैलेंज करता है कि वे मिलकर उसे हराएं। वे कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब जमीन से बिच्छू जैसे दिखने वाले व्हाइट आर्मर्ड विंग्स नाम के विशाल स्केलेटन बीस्ट का अपीयरेंस होता है तो वे अपना इरादा बदल देते हैं। बीस्ट उनका पीछा करता है और उन्हें एक एक करके दूर भगा देता है। एक टीचर स्टूडेंट्स को बचाने के लिए आगे आता है और उसके एक क्लॉ को चट्टान के नीचे ट्रैप कर देता है। टैलेंटेड स्टूडेंट चट्टान पर चढ़ जाता है और बीस्ट को ब्लाइंड करने के लिए डैजलिंग लाइट का प्रयोग करता है, लेकिन इससे उसकी हालत और बिगड़ जाती है, जिससे वो छूट जाता है और स्टूडेंट को एरिना में फेंक देता है। व्हाइट आर्मर्ड विंग्स की नज़र शुरू से ही वीक होती है। एक थंडर टैलेंटेड स्टूडेंट उसे बिजली से स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीस्ट शॉक सह जाता है और स्टूडेंट्स पर अपना स्टिंगर अटैक करता है। इसी तरह वो 3 राउंड्स की चैलेंजेस फेस करता है, लेकिन उसकी एनर्जी कम होने लगती है। चौथे राउंड में वो मल्टीपल अटैक से ओवरवेल्म्ड होकर नष्ट हो जाता है। समनिंग टैलेंट के स्टूडेंट्स में से एक वैंग ली थांग इसे अच्छा मानता है, क्योंकि अब 5 स्टूडेंट्स ब्लड के लिए रेस में हैं। दूसरे स्टूडेंट्स में से एक उसके रूड बिहेवियर को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वैंग उसे कहता है कि अगर वो इतना काम है तो खुद जाकर लड़े। वो लड़का डर से कांपता है, इसलिए वो फैनमो से आगे आने को कहता है, लेकिन फैनमो मना कर देता है क्योंकि उसका बीस्ट इंजर्ड है। मजबूरी में वो लड़का एरिना में जाता है और ट्रेम्बलिंग होकर अपना बीस्ट समन करता है, जो एक छोटा पपी निकलता है। उसकी वीक समन देखकर सब हंसते हैं। वो ग्रुप में लौटता है और कमजोर होने की माफी मांगता है। दूसरे टैलेंटेड स्टूडेंट्स में से एक सुंदर और स्मार्ट जैंग बिंगसियू उसे दिलासा देता है और अगला राउंड खुद लेने का ऑफर देता है। जैंग कॉन्फिडेंट होकर एरिना में जाता है और एक विशाल स्टोन गोलम समन करता है, जो सभी स्टूडेंट से ऊंचा है। किसी भी टैलेंट का उस पर ज्यादा असर नहीं होता और वो 25 स्टूडेंट्स को हरा देता है। उसके बॉडी पर क्रैक्स दिखने लगते हैं। अपने बीस्ट की सेफ्टी को रिस्क में ना डालते हुए जैंग कॉन्टेस्ट से हार मान लेता है। इसके बाद एरोगेंट स्टूडेंट अपना बोन ईटिंग गोस्ट समन करता है, जो स्टोन गोलम से भी ज्यादा डेंजरस बीस्ट है। वो उसकी बैक पर चढ़ जाता है और फ्लाइंग होकर स्टूडेंट्स को स्कैर करता है। लू सॉन्ग को पता चलता है कि सबनिंग डिपार्टमेंट को कम से कम 100 स्टूडेंट्स को हराना होगा, नहीं तो उनके रिसोर्सेज दूसरे डिपार्टमेंट्स को दे दिए जाएंगे। अर्थ डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज हथियाने के इरादे से लू चैलेंज के लिए तैयार हो जाता है। बोन ईटिंग गोस्ट उसकी ओर चार्ज करता है, लेकिन लू अपनी आइस टैलेंट से सडन स्ट्राइक करके उसे चेन्स में बाइंड कर देता है। गोस्ट वैनिश हो जाता है, जिससे समनिंग स्टूडेंट्स डर जाते हैं, लेकिन बाकी सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब बाकी सभी स्टूडेंट्स फैनमो के बीस्ट को चैलेंज करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उसका वुल्फ बोन ईटिंग गोस्ट से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। टीचर फैनमो को चैलेंज ना देने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका उनके चेहरे पर पड़ता है और उन्हें एहसास होता है कि उसका वुल्फ जाग गया है। फैनमो करेज दिखाकर अपने आर्क वुल्फ को समन करता है। वुल्फ इतनी लाउड रोअर करता है कि हवा का बहाव इतना वायलेंट हो जाता है कि स्टूडेंट्स गिर जाते हैं। एक स्टूडेंट आगे आता है और बाकी को, जिनकी अपनी अपनी टैलेंट्स है, वुल्फ को घेरने का आदेश देता है। विंड टैलेंटेड स्टूडेंट अपनी स्पीड से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि 3rd लेवल वाटर स्टूडेंट बैरियर से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन वुल्फ के क्लॉज इतने पावरफुल होते हैं कि ढाल को तोड़कर विंड स्टूडेंट को घायल कर देते हैं। यहाँ तक कि बिजली के स्ट्राइक से भी वो बिना किसी स्क्रैच के बच जाता है। वो एक डेफनिंग रोअर लगाता है, जिससे एरिना के बीच में स्टॉर्म और वर्लपूल बन जाता है। अर्थ मेंट्रा की मदद से लीडर फायर और थंडर स्टूडेंट्स को वर्लपूल से दूर धकेल देता है और उसे डिसिपेट कर देता है। वाटर स्टूडेंट अब अपना मैजिक नहीं चला सकता, इसलिए वो उन्हें वाइन्स की वॉल से बचाता है। इसके बाद फैनमो अपने आर्क वुल्फ को पीछे हटने का आदेश देता है। वो चांसलर जाओ से वेलकम सेरेमनी की फेयरनेस पर सवाल क्वेश्चन करता है। अगर वो 100 डिफीट्स का कोटा पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें रिसोर्सेज क्यों खोने पड़ेंगे। चांसलर हंसते हैं और बताते हैं कि कोटा में एक हिडन कंडीशन है। अगर कोई समनिंग विभाग 200 छात्रों के जादू का सामना कर पाता है तो उसे इस सेमेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी के सभी ट्रेनिंग रिसोर्सेज प्रदान किए जाएंगे। ये सुनकर फैनमो पूरे स्कूल के खिलाफ वॉर छेड़ देता है। उसका शेमलेस कॉन्फिडेंस लोगों को परेशान करता है और कई छात्र उसे हराने का चांस उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बदकिस्मती से कट्टर वुल्फ इतना डेंजरस है कि उसे हराना उनके बस की बात नहीं। आखिरकार एक पावरफुल नोबल परिवार का लड़का लीफिंग जुआंग अरीना में दाखिल होता है। उसका हवा का स्ट्राइक बहुत तेज है, लेकिन फिर भी वुल्फ को हराने के लिए काफ़ी नहीं है।
वो अपना ध्यान दूसरे छात्रों पर सेंटर करता है और एक अग्नि प्रतिभा वाले मजिशियन पर ऑलमोस्ट झपट पड़ता है, लेकिन मैजिकल लताओं द्वारा उसके पैरों को पकड़ लेने से वो रुक जाता है। पता चलता है कि लीफिंग में भी फिजिकल टैलेंट है, लेकिन वो कट्टर वुल्फ को ज़्यादा देर तक रोक पाने में केपेबल नहीं है। इस बार वो वुल्फ की बजाय डायरेक्टली फैनमो पर अटैक करता है, लेकिन फैनमो उसे एक वज्र मंत्र से गिरा देता है। जब सभी को पता चलता है कि उसके पास न सिर्फ एक मीडियम लेवल का वुल्फ है, बल्कि वो एक वज्र मैजिशियन भी है, तो वो हैरान रह जाते हैं। वो उन्हें प्रोवोक करता है कि वो अटैक करें और फिर अकेले ही अपने वज्रा मैजिक से उन्हें डिफीट कर दे। उसकी बदौलत समनिंग विभाग कुछ ही समय में 150 मैजिशियंस को हरा देता है और 200 को हराने की राह पर है। यूनिवर्सिटी में स्टार चार्ट लेवल का मैजिक हासिल करने वाला सबसे यंग स्टूडेंट कांग फंग बाई बेस्ट सीट से ये सीन देख रहा है। वो डिसाइड करता है कि अब टाइम आ गया है कि वो आगे आए और बाय फैमिली, जो कि कम से कम उसके अनुसार मेंगशू सिटी का सबसे बड़ा फैमिली है, के ऑनर की रक्षा करे। शर्मनाक बात यह है कि एक भी मैजिक करने से पहले उसे फैनमो के वज्रा स्ट्राइक्स में से एक से बचाना होगा। जब वो मानने से इनकार करता है तो टीचर उसे कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर देता है और अरीना से बाहर भेज देता है। 199 स्टूडेंट्स की हार के बाद जो उसका लास्ट ओपोनेंट होगा, स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है। एंड में एक लंबे ब्राइट रेड बालों वाली लड़की उसके पास आती है। वो न्यू जोनामा है, स्कूल की सबसे पॉपुलर मैजिशियन। वो स्टार चार्ट लेवल ट्विस्टर मंत्र का प्रयोग करती है, जो तब पैदा होता है जब करंट इतनी तेज होती है कि फैनमो फ्लो में बह जाता है। वो वुल्फ की पीठ पर चढ़ जाती है और उससे कहती है कि वहां जाओ जहां हवा कम स्ट्रांग हो, लेकिन फैनमो उसकी बैक से गिर जाता है और वुल्फ ट्विस्टर में ऊपर उठ जाता है। वो उस वुल्फ को ना मार के मर्सी दिखाती है और फैनमो से उसकी रियल पावर दिखाने को कहती है। वो वुल्फ को अपने डायमेंशन में लौटने और रेस्ट करने को कहता है और लाइटनिंग का एक तेज अटैक करता है जिसे न्यू जोनामा डॉज कर देती है। वो उसे उसके जेल मैजिक के लिए बॉडी के क्लॉथ से ट्रैप कर देती है, जिससे सभी उसकी शानदार जीत पर चीयर करते हैं। वो एक क्रैक खोलती है और उसे सरेंडर करने को कहती है, लेकिन अंदर किसी को न देखकर शॉक हो जाती है। फैनमो अचानक उसके पीछे अपीयर होता है और उसे वज्रम एलिमेंट से शॉक देता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसमें शैडो टैलेंट होगी और 100 स्टूडेंट्स को हराने के बाद वो हार मान लेती है। कैंसलर वेलकम कंपटीशन की समाप्ति की घोषणा करते हैं और सेमेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी के सभी ट्रेनिंग रिसोर्सेज को समनिंग विभाग को ऑफिशियली रिवॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट डे फैनमो अपने डॉर्मेट्री में जाता है और एम्प्टी बेड देखता है। मैंगुन बताते हैं कि उसके पावर डिस्प्ले ने कई एनिमीज बना दिए हैं। नो वन उस व्यक्ति के पास सोना चाहता है जिसे वो थीफ समझते हैं। इसके अलावा मुगियो ने पूरे कंपटीशन की जिम्मेदारी ली और उस व्यक्ति के नुकसान की भरपाई के लिए जिनरिस तरीके से स्टूडेंट कम्युनिटी को बहुत सारे रिसोर्सेज डोनेट कर दिए। मैंगुन बताते हैं कि नोबल फैमिली के लिए स्टूडेंट्स का दिल जीतने की ये एक प्लान चाल है, क्योंकि ऐसे नोबल फैमिलीज के लिए यूनिवर्सिटी से ज़्यादा टैलेंटेड मैजिशियंस को रिक्रूट करना कॉमन बात है। पिंगू उसे पूछता है कि वो मुगियो की फॉरेस्ट जेल से कैसे निकला, लेकिन फैनमो अपनी शैडो टैलेंट को सीक्रेट रखता है। कुछ दिनों बाद कैंसलर फैनमो को लाइब्रेरी में बुलाता है और उससे ये एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करता है कि उसके पास शैडो टैलेंट है, लेकिन जब वो बताने से इनकार करता है तो कैंसलर बात बदल देता है और फैनमो को कंपटीशन में उसके परफॉर्मेंस के लिए मिलने वाले रिवॉर्ड्स की ओर मोड़ देता है। वो उसे कई तरह के हाई क्वालिटी मैजिकल इक्विपमेंट दिखाता है जिनमें से वो चूज कर सकता है। वो बीस्ट बूट्स चूज करता है, एक मैजिकल इक्विपमेंट जो उसे फ्लैश जैसी रनिंग एबिलिटीज देता है। उसे 3 स्टेप पगोड़ा, जो कि सीक्रेट स्प्रिंग जैसा एक होली मैजिक ग्राउंड है, में ट्रेनिंग लेने का चांस भी मिलता है। कैंसलर उसे सलाह देते हैं कि वो इस रेयर अपॉर्चुनिटी को बाद के लिए सेव कर ले, क्योंकि अपने करंट लेवल तक पहुंचने से उसे बहुत कम बेनिफिट होगा। आखिरकार वो फैनमो को 20 लाख युआन का एक स्कॉलरशिप कार्ड देता है। वो ज़्यादातर पैसे अपने फादर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और उसे सिटी में एक अच्छा घर ढूंढने और सॉन्ग सिटी में अकेली रह रही जिक्शिया के लिए नैनी का इंतजाम करने को कहता है। उसी दिन लेटर वो सिटी के हंटर एसोसिएशन में जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पोस्ट के लिए बहुत अनक्वालिफाइड है। उसे एक स्पेसिफिक हंटर होना चाहिए, लेकिन बो सिटी के मॉन्स्टर हंटिंग एक्सपीरियंस ने उसे केवल लेवल 2 यानी नोविस हंटर ही बनाया है। दूसरे वर्ड्स में, रिसेप्शन पर मौजूद असिस्टेंट उसे एक प्राइवेट हंटर क्लब के बारे में बताता है जहां उसे जॉब मिलने की बेटर पॉसिबिलिटी होगी। वो कियान टैन हंटर क्लब के एड्रेस पर इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन ऑफिस के मेन गेट के बाहर बैठी एक छोटी लड़की उसे ये कहकर वापस भेज देती है कि वो अभी बहुत छोटी है। एक 12 साल की बच्ची के मुंह से ये बात सुनना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। उसी समय एक वेल ड्रेस्ड वुमन जो देखने में किसी रिच फैमिली से आती है, किसी नए क्लाइंट की उम्मीद में बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है। बच्ची अपना टोन बदलती है और बड़े प्यार से उसका अंदर वेलकम करती है। फैनमो अपनी जर्नी को वेस्ट नहीं जाने देना चाहता, इसलिए वो भी अंदर आ जाता है। बच्ची के दादा ध्यान से उस महिला की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, जबकि वो जोर जोर से रो रही है।
उसे शक है कि उसका पति कोई मॉन्स्टर है जो रात में लोगों को किल करता है, क्योंकि कपड़े धोते समय उसने उसके कपड़ों पर ब्लड के स्टेन्स देखे थे। फैनमो उसकी स्टोरी से इंप्रेस हो जाता है और उसकी हेल्प के लिए बेताब हो जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी और छोटी लड़की उसके द्वारा दिए गए ढेर सारे पैसे के बावजूद उसकी बात रिजेक्ट कर देते हैं। गुस्से में वो महिला उनसे कहती है कि अगर उसके फैमिली को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी, और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। फैनमो पूछता है कि उन्होंने उस पुअर वुमन की हेल्प क्यों नहीं की, जिस पर बूढ़ा आदमी उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। कॉन्ट्रैक्ट में एक समान स्थिति का जिक्र है और उस पर उस वुमन का एड्रेस भी वही है। ओल्ड मैन कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उस वुमन के हस्बैंड के साथ है, लेकिन उसकी कहानी कहती है कि आधी रात को मर्डर करने वाली वही है। वो फैनमो को हायर करता है और उसे केस सौंप देता है, चाहे असली किलर कोई भी हो। उसका प्राइमरी ड्यूटी बच्ची की रक्षा करना है। उसे ये जानकर हैरानी होती है कि वो छोटी बच्ची जो इस केस में उसकी साथी होगी एक स्किल्ड हंटर है। बूढ़ा व्यक्ति खुद को क्विंटियन हंटर क्लब का प्रेसिडेंट बताता है और कहता है कि फैनमो उसे ओल्ड बाओ कह के बुलाए। छोटी बच्ची का नाम लिंग है। नेक्स्ट डे फैनमो अपनी तय की हुई जगह पर पहुंचता है और लिंग को वहां पहले से इंतजार करते हुए पाता है। वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जो उसने किसी तरह क्रिमिनल के घर में लगा दिए थे। चलो, उसके द्वारा तोड़े जा रहे सारे थिल के बारे में ज्यादा मत सोचो। लिंग उस मोमेंट को याद करता है जब वुमन उन्हें बताने आई थी कि उसके हस्बैंड थोड़ी देर से घर आए हैं और उसके कपड़ों पर ब्लड था। उसने क्लेम किया था कि वो उसके कपड़ों पर ब्लड देखकर तुरंत आई थी, लेकिन समहाउ उसने पूरे चेहरे पर परफेक्ट मेकअप किया हुआ था। वुमन नहाने जाती है, लेकिन लिंग देखता है कि वो पीछे एक लेदर सूट जैसी चीज छोड़ गई है। इससे उनके डाउट की पुष्टि होती है कि ये वुमन ही मॉन्स्टर है। लिंग को अंदाजा है कि वो किस टाइप की डिमन है, और इस तरह की डिमन खासतौर पर यंग फीमेल मैजिशियंस को अपना शिकार बनाना पसंद करती है। फैनमो जल्दी से बिल्डिंग में रहने वालों के बारे में इन्फो जुटाता है और पता करता है कि वहां सिर्फ 6 लोग रहते हैं। उस वुमन के घर के सबसे करीब वाला अपार्टमेंट 3 लड़कियों ने रेंट पर लिया है। वो घबरा के उनके दरवाजे पर नॉक करता है और हालचाल जानने के लिए अंदर चला जाता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तभी एक लड़की को बंद दरवाजे से उस कमरे में फेंक दिया गया जहां वे थीं। वो अपनी साथी लड़की को साइलेंट रहने को कहता है और दरवाजे की चौखट से झांकता है तो तीसरी लड़की एक कैंडलेयर पर लटकी दिखाई देती है। खून से सनी वो डीमन उसके ऊपर बैठा है और लाल आंखों से उन्हें ग्लेयर कर रहा है। फैनमो अग्नि मंत्र का प्रयोग करने की तैयारी करता है, लेकिन उसके पीछे खड़ी लड़की फेंट हो जाती है, जिससे उसका ध्यान भंग हो जाता है। डीमन इस मौके का फायदा उठाकर खिड़की तोड़कर भाग जाता है। वो अपनी ब्रोकन शिफ्ट एबिलिटी का यूज करके बिल्डिंग के बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है और मॉन्स्टर का पीछा करता है। हालांकि लिंग उसका पीछा रोक देती है और उसे कॉल करके बताती है कि उसका हस्बैंड भी अपनी स्किन उतार रहा है। वो कहती है कि अभी के लिए उस फीमेल मॉन्स्टर को छोड़ दे और अपने अपार्टमेंट में जाके चाइल्ड की रक्षा करे, जो हस्बैंड के पूरी तरह से स्किन उतारने के बाद श्योरली मर जाएगा। फैनमो टूटे हुए शिव के साथ कमरे में घुसता है और रोरिंग करते हुए मॉन्स्टर पर अटैक करता है। इसका उस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन कम से कम उसका ध्यान चाइल्ड से हट जाता है। फैनमो बच्चे को पकड़ लेता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि फीमेल मॉन्स्टर भी आ गई है। दोनों से फाइट करना मुश्किल होगा, इसलिए वो अपने बीस्ट बूट्स पहनता है और बच्चे के साथ वहां से एस्केप करता है। मॉन्स्टर कपल उसका पीछा करता है, लेकिन वो फुक्सिया फायरी पंच चलाता है, जो नॉर्मल नेबुला लेवल के फायर मैजिक से डबल पावर का आग का तूफान पैदा करता है। वो तीनों लड़कियों को चेक करता है, लेकिन वे अपने अपार्टमेंट में नहीं है। उसे लगता है कि अनइंजर्ड लड़की उन्हें हॉस्पिटल ले गई होगी। वो रूफटॉप पर जाता है, जहां लिंग को मेल मॉन्स्टर बैडली इंजर्ड दिखाई देता है, लेकिन अब उसकी स्किन ह्यूमन स्किन में है। लिंग को लगता है कि फीमेल मॉन्स्टर ने खुद को फायरी पंच से बचाने के लिए उसकी बॉडी का यूज किया और बिना किसी इंजरी के बच निकली। वो बताती है कि डेमन एक स्केली बीस्ट है, एक तरह का पैरासाइट जो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है और अपने होस्ट का खून पीता है। अगर पैरासाइट का जल्दी पता चल जाए तो होस्ट बच सकता है। इसी उम्मीद में वे हेल्प के लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं। हंटर क्लब में उसका पहला केस उस पर इतना भारी पड़ता है कि वो लगातार 2 दिन तक सो जाता है। जागने के बाद वो अपनी शैडो टैलेंट में नेबुला स्टेज को भी अनलॉक कर लेता है। उसी दिन लेटर उसकी मुलाकात लिंग से होती है, जो उसे बताता है कि उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए 20 लाख युआन देने की पेशकश की है। सौभाग्य से लिंग के पास स्पेशल टूल्स हैं जो किसी भी डीमन का ब्लड डेटा रजिस्टर करके उसे ट्रैक कर सकते हैं। सनसेट होते ही स्क्रीन पर एक रेड डॉट दिखाई देता है, जो मॉन्स्टर के बाहर आने पर उसकी लोकेशन दिखाएगा। उन्हें आश्चर्य होता है जब शहर के चारों ओर एक साथ सैकड़ों लाल डॉट्स दिखाई देते हैं और सभी अपने लोकेशंस के और करीब पहुंचते जाते हैं। लिंग को एहसास होता है कि पैरासाइट मॉन्स्टर्स किसी तरह बढ़कर पूरे शहर में फैल गए होंगे। फैनमो को लगता है कि राक्षस ने तीनों लड़कियों पर उन्हें मारने के लिए अटैक नहीं किया, बल्कि उन्हें अपना घर बना लिया है। सारे राक्षस स्कूल की ओर बढ़ते दिख रहे हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स जिम में जमा हैं क्योंकि वहाँ एक कॉन्सर्ट चल रहा है। वे स्टूडेंट्स को अंदर आने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि स्टेडियम के अंदर 6 डॉट्स हैं।
वे अलग होने का फैसला करते हैं। फैनमो जिम में इन्फेक्टेड से निपटता है, जबकि लिंग हंटर लीग और अदर ऑफिशियल्स को हेल्प के लिए बुलाता है। वह उसे इन्फेक्टेड के थंब में एक कट लगाने की सलाह देती है ताकि पैरासाइट ब्लड के रास्ते बाहर आ सके। हालांकि ज़्यादा सीरियस केसेस में आपको उनके बॉडी में मौजूद पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि ह्यूमन होस्ट ठीक हो सके। भीड़ भरे स्टेडियम में घुसने से पहले वह उसे एक ब्लूटूथ डिवाइस थमा देती है। वह उसे वार्न करती है कि एक मॉन्स्टर उसके ठीक बगल में है, लेकिन जब तक वह ऊपर से एम्बुश नहीं करता तब तक उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह अपनी डिम फायर पावर से उसे आसानी से मार देता है और डेड मॉन्स्टर की स्किन उतारकर उस ह्यूमन गर्ल को रिवील करता है, जो थैंकफुल होती है कि बच जाती है। ये सुनिश्चित करने के बाद वह ठीक है, वह अगले राक्षस से निपटने के लिए दौड़ पड़ता है। लिंग उसे बताती है कि उसने हंटर लीग से कांटेक्ट किया है और उसे बाकी लोगों को छोड़ देने की सलाह देती है, क्योंकि ये उनके सैलरी लेवल से बहुत ज़्यादा है। लेकिन वह अगले राक्षस का लोकेशन जानने पर अड़ा रहता है। वह उसे अगला स्लाइमी क्रीचर्स विमेंस वॉशरूम में अटैक करते हुए मिलता है। वह उसे बर्न कर देता है और डीले होने से पहले उस ह्यूमन गर्ल को बचा लेता है। लिंग उसे उसके थंब में कट लगाने को कहती है। ऐसा करते ही एक वॉर्म लेग क्रीचर बाहर गिरकर मर जाता है। लड़की का वोन तुरंत हील हो जाता है क्योंकि वह एक हीलिंग मस्किटो है। वह उससे कहता है कि जब वह ठीक होकर चली जाए तो उस लड़की को भी ट्रीट कर दे जिस पर राक्षस ने अटैक किया था। आखिरकार वे चारों ओर से स्लाइमी क्रीचर से घिर जाता है। वह क्रीचर्स के शूज के साथ लॉकर रूम में घुस जाता है और उन्हें अंदर बुलाकर सेलेस्टियल फायर से अटैक करता है। सभी को बचाने के बाद मॉन्स्टर्स का और एक होड़ उसका पीछा करता है। उसी समय उसे मनान का फोन आता है, जिसने अभी अभी एक मॉन्स्टर मारा है और उसे उसी रूम में आने के लिए कहता है। वे मुश्किल से डोल बंद करके उन 6 मॉन्स्टर्स को रोकने में कामयाब होता है जो उसका पीछा कर रहे हैं। वे मॉन्स्टर्स के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करते हैं। फैनमो का ज़्यादातर मैजिक बहुत स्ट्रांग है और वे ह्यूमन होस्ट को मार सकता है। मनान की गर्लफ्रेंड जो रूम में ही मौजूद है, वे सुझाव देती है कि वे लाइट मैजिक का यूज़ करें, जैसा उसने उस मॉन्स्टर के साथ किया था जिसे उसने मारा था, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। इसी बीच हंटर का लीफ आखिरकार जिम के बाहर पहुंचता है और सिचुएशन का असेसमेंट करता है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें पता चलता है कि पैरासाइट स्लाइमी क्रीचर्स इन्फेक्शियस नहीं होते, लेकिन किसी कारण से उनमें से एक में म्यूटेशन हुआ है जिससे ये अदर होस्ट में स्प्रेड हुआ है। मूल इन्फेक्शियस म्यूटेटेड पैरासाइट स्लाइमी क्वीन के रूप में अदर पैरासाइट्स को कंट्रोल करता है। ये स्लाइमी मिनियंस अगर लगता है कि अब उनके पास कोई चांस नहीं है तो वे अपनी जान दे देते हैं और अपनी रिमेनिंग एनर्जी स्लाइमी क्वीन को दे देते हैं। इस प्रोसेस में अंदर ह्यूमन होस्ट भी मर जाता है। हालात और वर्स होते हैं क्योंकि स्लाइमी क्वीन अदर स्लाइमी क्रीचर्स के उलट ज़्यादा इंटेलिजेंट लगती है। इसी वजह से हंटर का लीव जल्दी से वहाँ नहीं पहुँच पाता। जल्द ही मॉन्स्टर्स उस रूम में घुस जाते हैं जहाँ फैनमो और बाकी लोग हैं। मनान का लाइट मैजिक पैरासाइट्स उस केयर करके होस्ट को रिलीज करने में बेहद इफेक्टिव है। जब बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक साथ अंदर आते हैं तो उसकी गर्लफ्रेंड पूरे रूम को गैदर करके, जिससे मॉन्स्टर्स आइसक्रीम में बदल जाते हैं, वे उन्हें लाइट से डिस्ट्रॉय करता है। अचानक उन्हें दूर से एक रंबल सुनाई देता है। लिंक फैनमो को ईयरपीस पर बताता है कि यूनिवर्सिटी और हंटर लीफ ने सिटी में इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए सभी को क्वारंटीन करने के लिए जिम के अंदर लॉक कर दिया है। बेशक ये एक हॉरिबल प्लान है, क्योंकि इसका मतलब जिम में 5000 प्लस स्टूडेंट्स की डेथ होगी। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली किसी और स्टेप लेने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स की डेथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। हालांकि स्लाइमी क्रीचर्स और क्वीन को अलर्ट किए बिना बिल्डिंग में एंट्री इम्पॉसिबल है, जिससे होस्ट की कलेक्टिव डेथ का रिस्क हो सकता है। इस पॉइंट पर लिंक डिस्कशन में कूद पड़ती है और एक्सप्रेस करती है कि स्लाइमी क्वीन भी जिम में है। उसका अनुमान है कि स्लाइमी क्वीन तीसरी फ्लोर पर स्टेज के लेफ्ट साइड या उसके आसपास है, क्योंकि स्लाइमी क्रीचर्स उस एरिया को सराउंड कर रहे हैं। उनकी एक्टिविटीज अब नॉर्मल है और वे लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए उस एरिया से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि बिना कैच किए बिल्डिंग में एंट्री अब भी प्रॉब्लम है। आखिरकार वे फैनमो से कांटेक्ट करने का डिसाइड करते हैं, जो पहले से ही अंदर है, ताकि स्केली क्वीन को डिफीट किया जा सके। बेशक वे क्लेवर है और वे अगर सक्सेसफुल होता है तो स्कूल से रिवॉर्ड डिमांड करता है। रेंज 4 के बिना फैनमो और मनान तीसरी फ्लोर पर लेफ्ट साइड बने स्टेज तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं। पहुंचने से ठीक पहले फैनमो मनान से कहता है कि वे खुद पर ज़्यादा प्रेशर न डाले, क्योंकि उसका लाइट मैजिक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स पर उतना इफेक्टिव नहीं होगा। वे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को फैनमो के लिए छोड़ सकता है, क्योंकि अपनी लाइफ रिस्क करना उसके लिए ठीक नहीं है। मनान कहता है कि उसे वरी नहीं करनी चाहिए और मानता है कि उसका लाइफ देने का कोई इंटेंट नहीं है, और अगर सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं रहे तो वो भाग जाएगा। उसका ओनली गोल अपनी ब्रेवरी से कुछ फेम पाना है, क्योंकि वह एलीट जियो फैमिली से है और फेम उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। एटलीस्ट वो ऑनेस्ट तो है। दूसरी ओर फैनमो को कोई फेम की परवाह नहीं है। आखिरकार वेलकम कंपटीशन में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की वजह से स्कूल के ज़्यादातर लोग उससे नफरत करते हैं।
वो मोनोन के साथ एक समझौता करता है कि अगर वे इस ऑपरेशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मोनोन को इसका सारा क्रेडिट मिलेगा, बशर्ते वो उसे एक सोल थंडर सीड, एक तरह का मैजिकल गियर दे। वो अपनी बहन के लिए पंखों वाला मैजिकल टूल मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत महंगा है। मोनोन उसे हर 4 साल में होने वाले हंटर गेम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की सलाह देता है, क्योंकि उसे जीतना ही उसके लिए विंग्स पाने का एकमात्र संभव तरीका हो सकता है। वो तीसरे फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां मोनोन पेट्रोल करने वाले मॉन्स्टर्स के पहले राउंड की देखभाल करता है, जबकि फैनमो अपनी शैडो टैलेंट के साथ आगे निकल जाता है। वो स्टेज लिफ्ट के उस हिस्से में पहुंचता है जहां उस दिन की मेन स्टार अपनी ग्रैंड एंट्री के लिए तैयार हो रही होती है। वो एक मैकेनिक के साथ स्टेज लिफ्ट में एंटर करती है, जो उसे सेफ नीचे उतरने में हेल्प करता है, लेकिन फैनमो को मैकेनिक के बारे में एक वियर्ड सी फीलिंग आती है और वो शैडो मैजिक से उनका पीछा करता है। कॉन्सर्ट अभी भी पूरे एनर्जी में है और लिफ्ट शाफ्ट से नीचे जाते ही हजारों स्टूडेंट्स को अपनी फेवरेट सिंगर के लिए क्लैप करते हुए सुना जा सकता है। मैकेनिक अपनी असली पहचान स्केली क्वीन के रूप में बताती है, जिससे सिंगर बेहोश हो जाती है। जब स्केली क्रीचर स्टेज पर आते हैं तो ऑडियंस की चीयर चिल्लाहट में बदल जाती है। फैनमो अपनी शैडो से बाहर आता है और खुद को स्केली क्वीन दिखाता है, जो तुरंत कुछ दूरी बनाए रखने के लिए ऊपर क्लाइंब कर जाती है। वो अपने चारों ओर हड्डियों का एक आर्मर बनाता है, लेकिन वो कुछ ही हिट्स में उसे तोड़ देती है, जिससे पता चलता है कि वो पिछली बार से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। उसका तेज हिट स्पेल भी उसके स्केल्स को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचाता। वो सिंगर की ओर क्रॉल करता है और उसे नीचे रहने के लिए कहता है और टेक्नीशियन से लाइट्स को एक ही जगह पर फोकस करने के लिए कहता है। इसके बाद वो क्वीन पर और भी फायर स्पेल से प्रहार करता है, लेकिन क्वीन उसका पीछा करती रहती है और उसे नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी आर्म्स और चेस्ट पर कई डीप स्क्रैचेस आ जाती हैं। संभलने की कोशिश करते हुए क्वीन और भी स्टूडेंट्स पर अटैक करने लगती है। सिचुएशन काफ़ी डरावनी लग रही है, क्योंकि उसका माना लगभग खत्म हो चुका है और शैटर शिफ्ट के सिवाय उसके डिफेंसिव स्पेल्स अब यूजलेस हो गए हैं। क्वीन वापस आती है और अपने मिनियंस के साथ उसे सराउंड कर लेती है। लिंग उसे भागने का कोई वे ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि हंटर्स अंदर आकर इन्फेक्शन को खत्म करने का डिसाइड कर चुके हैं, भले ही इसके लिए उन्हें ह्यूमन होस्ट को खोना पड़े। ये सब कंट्रोल से बाहर हो चुका है और वे सिटी में और इन्फेक्शन फैलाने का रिस्क नहीं उठा सकते। फैनमो कुछ और समय देने की विनती करता है, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स मरने के लायक नहीं हैं। जब लाइन में मौजूद हंटर नहीं मानता तो वो प्रोटेस्ट में ब्लूटूथ फेंक देता है। हंटर का मेन लीडर उसे कुछ और समय देने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाएं। फैनमो अपने बेस्ट फ्रेंड आर्क वुल्फ को बुलाता है। उसी समय सिंगर उसे कॉल करती है और बताती है कि उसने सभी लाइट्स फोकस कर दी हैं। वुल्फ सैंड की स्प्रे करके मिनियंस को पीछे धकेल देता है। फैनमो के पास आने वाले किसी भी मॉन्स्टर को उसके बाइटिंग टॉयज जैसा समझा जाता है। वो क्वीन को अपने पास आने के लिए प्रवोक करता है, शैडो में पीछे हट जाता है और डिसअपियर हो जाता है। वो ड्रम सेट के पीछे फिर से रीअपियर हो जाता है, लेकिन जब क्वीन उस पर अटैक करने के लिए झपटी तो इसके क्लॉज किसी चीज़ को टीयर नहीं कर पाए। वो तो बस एक शैडो थी। जब वो सच में उसके पीछे था तो उसने एक कंबाइंड कॉन्स्टलेशन बनाया और एक फायर ब्लास्ट किया, जो क्वीन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई बात नहीं, मैंने बहुत जल्दी बोल दिया। पूरी तरह जल जाने के बावजूद वो उठती है और इनक्रेडिबल स्पीड से उसका पीछा करती है। जब वो उसे बाइट करने से बस 1 इंच दूर होती है तो वो उसे एक शैडो नेल से पकड़ लेता है और एक पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट से उसे मार डालता है। इससे चाल चल जाती है और स्केली क्वीन अंततः डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे स्केल्स के नीचे की इनोसेंट वुमन रिवील होती है। फैनमो के पेंडेंट का ग्लो बढ़ता है और ऊपर उठने लगता है, क्योंकि वो स्केली क्वीन के वॉरियर लेवल स्पिरिचुअल एसेंस को अब्जॉर्ब करता है। हंटर्स अंततः जिम में एंटर करते हैं और स्केली क्वीन की सर्च करते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। वे सभी स्केली क्रीचर्स को ज़मीन पर पड़े हुए देखते हैं और कुछ गर्ल्स ठीक होने के बाद उठने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। ये समझते हुए कि फैनमो ने किसी तरह स्केली क्वीन को डिफीट किया है, हंटर का लीडर उन्हें इंजरीज का ट्रीटमेंट करने और ये इंश्योर करने का निर्देश देता है कि सभी गर्ल्स ठीक हैं। लिंक को फैनमो ज़मीन पर कई सीरियस वुंड्स के साथ मिलती है। जिस हीलिंग मिस को उसने बहुत पहले बचाया था, वो आकर उसके माइनर इंजरीज का इलाज करती है और उसे रेस्ट करने की एडवाइस देती है जब तक कोई उसे लेने ना आ जाए। उसके जाने के बाद मोनोन उसे देखने आती है। फैनमो उनके डील पर फिर विचार करता है और उसे अपनी फेथ यानी प्रॉमिस्ड की हुई सोल थंडर सीड के बदले क्रेडिट लेने के लिए कहता है। मोनोन एक्साइटमेंट से क्लाउड लेने के लिए दौड़ता है, जिससे लिंक कंफ्यूज्ड हो जाती है। फैनमो इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए रेस्पेक्ट पाने से क्यों चूकेगा। वो बताता है कि उसका मेन गोल फेम नहीं बल्कि अपने स्किल्स में इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि उसे 2 साल में हंटर्स गेम जीतना है और विंग मैजिकल टूल जीतना है। आखिरकार एक मेडिकल टीम उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर हॉस्पिटल ले जाती है। घटना के बाद जब स्कूल थोड़ा काम हो जाता है तो निजियो और उसकी फ्रेंड स्केली क्वीन के डेथ पर डिस्कशन करती हैं। वे सभी शॉक्ड है कि एक स्मॉल मस्कीटो मोनोन ने ये सब कैसे किया। लड़कियों में से एक कहती है कि उसने एक रूमर सुनी थी कि फैनमो ने ही असल में ये सब किया था। हर कोई बस उन्हीं दोनों के बारे में बातें करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानने को तैयार नहीं कि रिसोर्स स्टीलिंग थी फैनमो ही उन्हें बचा रहा है। उनके डॉम में फैनमो पूछता है कि उसे सोल थंडर सीड कब मिलेगा। मोनन बताता है कि सोल थंडर सीड जैसे मैजिकल टूल्स लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, इसलिए वो नेक्स्ट ऑक्शन में उसके लिए इसे खरीदने का प्लान कर रहा है। ऑक्शन से फैनमो की क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो पूछता है कि क्या वो भी साथ जा सकता है।
ऑक्शन वाले दिन वे सिटी के रिच और प्रेस्टिजियस मजिशियन से भरे एक लार्ज हॉल में पहुंचते हैं। फैनमो इतनी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के बावजूद वहां उन्हें लिए लकी है। वो स्केली क्वीन से प्राप्त वॉरियर लेवल स्पिरिचुअल एसेंस को एक ऑब्जेक्ट बेचना इंटेंड करता है। मोनोन इससे बहुत इंप्रेस्ड होता है और क्लेम करता है कि उसके हाथ में जो स्पिरिट कंटेनर है वही एकमात्र कंटेनर है जिसमें स्पिरिट एसेंस रखा जा सकता है और ये बहुत रेयर और एक्सपेंसिव आइटम है। फैनमो जब स्पिरिट एसेंस निकालने के लिए पेंडेंट मांगता है तो उसे बस वो कंटेनर मिलता है। उसे सरप्राइज होता है कि आखिर ये पेंडेंट क्या है और कहाँ से आया। जैसे ही वे अपनी जगह पर बैठते हैं, फैनमो के पीछे से एक डिस्टर्बिंग वॉइस आती है। ये सैंग फ्योंग बाई है, बाई फैमिली का एरोगेंट रिचेयर, जिसे वेलकम कंपटीशन में फैनमो ने पब्लिकली एम्बैरेस किया था। वो सार्कास्टिक टोन में पूछता है कि फैनमो ऑक्शन में क्या कर रहा है, लेकिन फैन उसे स्टेयर करता रहता है। उसे याद नहीं आता कि वो कौन है। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने फ्रेंड्स के सामने एक और ह्यूमिलेटिंग सीन लेता है। मोनोन 28 मिलियन युआन की बिड लगाकर फैनमो के लिए ओनली थंडर सीड सक्सेसफुली खरीद लेता है। इसके साथ फैनमो अपनी थंडर टैलेंट को अपनी फैसेस्ट सोल से प्रभावित फायर टैलेंट के जितना ही स्ट्रॉन्ग बना सकता है। नेक्स्ट आइटम उसका डीमन लेवल स्पिरिट एसेंस है, जो क्राउड को बहुत एक्साइट करता है। ये एक बहुत एक्सपेंसिव आइटम है जिसे कई लोग जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार सैंग फ्योंग बाई 29 मिलियन युआन की बिड लगाकर जीत जाता है। उसे इस बात पर बहुत प्राउड होता है और फैनमो के पास जाकर उसे बताता है कि उसे ऐसी चीज़ कभी नहीं मिल सकती। फैनमो बस उसे चुप कराने के लिए उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट चीज़ है शील्ड ऑफ हेल, एक मैजिकल टूल जो न सिर्फ वॉरियर लेवल मॉन्स्टर्स के अटैक्स को ब्लॉक करता है बल्कि एनिमी को पियर्स करने वाले स्पाइक्स भी रिलीज करता है। अब जब उसे स्पिरिट एसेंस से बहुत पैसा मिल गया है तो वो बिड लगाने की कोशिश करता है। बाकी पैसे से वो कैंपस के बाहर एक फ्लैट रेंट पर लेता है ताकि अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर सके। कोइंसिडेंटली वो जिस हाउस को रेंट पर लेना चाहता है उस पर निजियो और उसकी फ्रेंड टूजियो की भी नज़र है। टूजियो सजेस्ट करती है कि वे उसके साथ रेंट शेयर करें, लेकिन निजियो हेजिटेट करती है किसी ऐसे पर्सन के साथ रहने से जिसे वो मुश्किल से जानती है, स्पेशली क्योंकि वो काउ फैमिली मिनियन के क्लोज हैं। उसकी फ्रेंड उसे कन्विंस करती है कि वो इस चांस का फ़ायदा उठाकर उस पावरफुल मस्कीटो को म्यू फैमिली में ज्वाइन करने के लिए परसुएट करे। थोड़ी देर बाद शाया म्यू को अश्योर करती है कि ये एक गुड आइडिया है, क्योंकि उसने रूमर सुनी है कि मुफान ने अकेले ही वॉरियर लेवल मॉन्स्टर को मार गिराया था। म्यू के फैमिली में इस समय टैलेंटेड लोग कम हैं और अगर वे उसे एक्सेप्ट करे तो मुफान एक वैल्यूएबल मेंबर हो सकता है। अगले दिन कुछ मूवर्स अपना काम पूरा कर लेते हैं और उन्हें जाने के लिए कहते हैं। उन्हें लगता है कि मुफान भी कोई मूवर ही होगा और जब वो कहता है कि वो वहीं रहता है तो वे यकीन नहीं करते। शाया कुछ भी क्लैरिफाई करने में हेल्प नहीं करती बल्कि लड़ाई का एक्साइटमेंट बढ़ाती है। लेकिन तभी म्यू आ जाती है और मूवर्स को ट्रूथ बताकर सरप्राइज कर देती है। उनके जाने के बाद शाया प्रोवोक करने के लिए अपॉलॉजी मांगती है और म्यू एक्सप्लेन करती है कि मुफान को कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि वे दोनों नोबल फैमिलीज से हैं। वे दोनों बहुत पावरफुल हैं और फ्यूचर में उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुफान को इसकी कोई चिंता नहीं है। बाद में मुफान ज़ेनज़ाया के साथ कुछ समय बिताता है और वे अपने पिछले कामों के बारे में डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि एक दिन वो उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज खरीदने लायक पैसे कमाएगा, लेकिन वो एक्सप्लेन करती है कि उसका उससे मिलने आना किसी भी गिफ्ट से बेटर है। फिर ज़ेनज़ाया बताती है कि कैसे उसके हिस्ट्री टीचर ने उसे सिखाया था कि दोनों सिटीज़ के लोग हमेशा से यूनिक रहे हैं। इस सिटी की ओरिजिन 2000s की शुरुआत में हुई थी जब यहाँ के फर्स्ट रेजिडेंट सेक्रेड स्प्रिंग्स गार्डियंस थे और उन्होंने हमेशा स्प्रिंग्स की प्रोटेक्शन की ओथ ली थी। हालांकि टाइम के साथ उनकी संख्या घटती गई और वो पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गए। उनका मानना है कि बाओ सिटी पर अटैक्स के पीछे ब्लैक क्यूरिया के मोटिव्स का ट्रूथ केवल एंशिएंट गुडू टोम में ही पाया जा सकता है, जो वहाँ मौजूद इविल स्पिरिट्स की हाई डेंसिटी के कारण लॉन्ग टाइम से अननोन रहा है। फैनमो बस अपने होम टाउन के डिस्ट्रक्शन का रीज़न जानना चाहता है और ब्लैक क्यूरिया को क्रश करना चाहता है। इसके लिए उन्हें अभी भी लॉन्ग जर्नी तय करनी है। स्टोरी आगे बढ़ती है जब मिस टैंक विजर्ड्स के जस्टिस डिपार्टमेंट के जज से बात करती है। जज उसे समझाता है कि एक केस है जिस पर उसे ध्यान देना होगा क्योंकि वो इस काम के लिए एकमात्र पर्सन है जिस पे वो ट्रस्ट कर सकता है। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, इसलिए उसे तुरंत जाना होगा और अपने बाकी सारे वर्क छोड़ देने होंगे। वो बताती है कि वायलेंट वाटरफॉल का मामला अभी सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन जज समझाते हैं कि ब्लैक क्यूरिया हमेशा घूमते रहते हैं और वे हमेशा उनका चेज नहीं कर सकते। वे उनसे पहले ही एक्शन लेना चाहते हैं और इसीलिए वो उन्हें 3 स्प्रिंग्स में भेज रहे हैं। उस मिशन को पूरा करने के बाद वो उसे मोफान पर नजर रखने के लिए कहता है क्योंकि वो होली स्प्रिंग की रक्षा कर रहा है और सो लॉन्ग नाम का डेंजरस व्यक्ति उसे डेस्परेटली खोज रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे मोफान के पीछे जाके सो लॉन्ग को पकड़ सकते हैं और ब्लैक क्यूरिया के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मिस टैंक मोफान को फोन करके कंफर्म करती है कि उसके पास अभी भी होली स्प्रिंग है, लेकिन यह सुनकर शॉक्ड रह जाती है कि उसे इस अफरा तफरी के बीच उसे ड्रिंक करना पड़ा। वो पूछती है कि क्या उसने बो सिटी छोड़ने के बाद से किसी ब्लैक क्यूरिया मेंबर को देखा है, लेकिन उसने नहीं देखा। इसके बाद मिस टैंक उसकी चिंता करने लगती है और हंटर्स क्लब से कांटेक्ट करती है। ज़ेनज़ाया फिर बताती है कि गुडा टूम का हिस्ट्री कितना लंबा है। मॉन्स्टर्स की तुलना में टूम की डेथ सोल्स कहीं ज्यादा हॉरिफाइंग और स्केरी हैं।
कई लोगों द्वारा इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश में अपनी जान गंवाने के बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि टूम्ब फॉरबिडन जोन बन जाएगा और किसी को भी वहां एंट्री की परमिशन नहीं है। हालांकि इसका होली स्प्रिंग से डीप कनेक्शन है और उनका मानना है कि ये टूम्ब ही बो सिटी के पीछे की डिजास्टर की सच्चाई का एकमात्र क्लू है। ज़ांजाया को चिंता होती है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में मोफान के पास उससे मिलने का टाइम नहीं होगा, लेकिन वो समझाता है कि उसे इतना बिजी नहीं होना चाहिए और मिलने के लिए टाइम निकाल लेगा। बाद में मोफान ट्रेनिंग लेता है और बताता है कि उसने अपनी फायर और मैजिक का लेवल काफ़ी इंक्रीज कर लिया है, हालांकि शायद एक वॉरियर लेवल मॉन्स्टर को किल करने के लिए इनफ। हाउएवर वो पूरे दिन घर पे ट्रेनिंग करते करते बोर हो गया है और उसे रियलाइजेशन होता है कि रियल लाइफ बैटल ही लेवल इंक्रीज करने का बेस्ट तरीका है, इसलिए वो अपने हंटर्स क्लब की ओर चल पड़ता है। हाउएवर बिजनेस डल है और वो बस कंप्लेन ही करता रहता है। कुछ समय के बाद वो एक नया वर्क लेकर आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये थोड़ा स्ट्रेंज है। क्लाइंट बताता है कि अनफॉर्चुनेटली वो इतने बिजी हैं कि खुद वर्क नहीं कर सकते और रिक्वेस्ट करता है कि वे किसी को अपनी सिक्योरिटी के लिए हायर करें। ये सिंपल बॉडीगार्ड जॉब लगती है, लेकिन वो बताती है कि जिस पर्सन की प्रोटेक्शन करने के लिए उन्हें कहा गया है वो मोफान है। क्लाइंट ने पहले ही ह्यूज अमाउंट पे कर दी है, इसलिए कोई जोक नहीं है, जिसका मतलब है कि मोफान किसी तरह के खतरे में हो सकता है। वो इस वर्क के लिए किसी और हंटर को बुलाना चाहती है, लेकिन मोफान कहता है कि वो भी एक हंटर है और अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसे बस सारा मनी चाहिए। मोफान समझाता है कि वो वैसे भी अपना सारा टाइम घर या स्कूल में बिताता है और उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाउएवर उसके जाने के बाद वो लिंगलिंग से कहती है कि वो उसकी हर एक्टिविटी पे नजर रखे। उस नाइट मोफान को वंडर होता है कि क्या ब्लैक क्यूरिया उसके पीछे पड़ा है और उसे याद आता है कि कैसे वे हमेशा युवान जैसे कॉमन लोगों के बीच हाइड होने में माहिर थे। फिर वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसका क्लाइंट कौन है। ऑफिसर कांग उसके दिमाग में सबसे पहले आते हैं, लेकिन वो बताता है कि उसने बो सिटी छोड़ने के बाद से उससे कोई बात नहीं की है। हाउएवर उसकी सोच तब ब्रेक होती है जब शैडो से किसी का उस पर अटैक होता है। वो फायर अटैक को डॉज करने में कामयाब रहता है, लेकिन उसके बाद आने वाले विंड अटैक के कारण उसे अपने बीस्ट शूज पहनने पड़ते हैं। उसका अटैकर सोचता है कि वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोफान समझाता है कि अब उसके बोरिंग परफॉर्मेंस से उसे बहुत हो गया है। मोफान का स्ट्राइक पावरफुल है और इसके बाद वो ग्राउंड पर एक ऐसा ब्लो करता है कि उसका अपोनेंट जमीन में धंस जाता है। वो अपने अटैकर के साथियों को बुलाता है और वे मर्सी की भीख मांगते हैं क्योंकि वे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। मोफान शॉक्ड है क्योंकि उसे लगता था कि वो उस ब्लैक क्यूरिया का हिस्सा थे जो उसका पीछा कर रहे थे। वो समझाते हैं कि जाया ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था और ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि मोफान ने मुंह का इंसल्ट किया है। मोफान वार्निंग देता है कि उन्हें ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि उसने जाया को ऑलमोस्ट किल ही कर दिया था और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मोफान तब वंडर करता है कि क्या वो ज़रूरत से ज़्यादा पैनिक कर रहा है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि सेफ रहना ही बेटर है। वो लिंगलिंग को फ़ोन करके कहता है कि वो उसके फादर की देखभाल करे और वो उसकी सिस्टर की। लिंगलिंग उसे रिमाइंड करता है कि उसका वर्क उसकी प्रोटेक्शन करना है, लेकिन मोफान समझाता है कि अगर उसकी फैमिली को कुछ हो गया तो वो खुद मर जाएगा। वे उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ते, इसलिए वे ऐसा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बाद में मोफान सोचता है कि कैसे वो अपने पास्ट को पीछे छोड़ने की उम्मीद में इस नए शहर में आया था, लेकिन पहले हुई फाइट ने उसे याद दिला दिया कि वो ब्लैक क्यूरिया के लिए उसकी हेट्रेड को भूलना इम्पॉसिबल है। फिर वो प्राउडली डिक्लेयर करता है कि होली स्प्रिंग उसके साथ है और अगर वे इसे चाहते हैं तो उन्हें आके इसे लेना होगा। स्कूल के रीओपन होने के फर्स्ट डे मिनवान बताता है कि सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे उसने जाया पर अपना डोमिनेंस बनाया और अब समझ आता है कि क्यों सब उसे डेविल कहने लगे हैं। उसे डीन से मिलने बुलाया जाता है, जो उसे एक स्टूडेंट की ऑलमोस्ट किलिंग के लिए स्कोल्ड करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये सेल्फ डिफेंस में किया गया था, लेकिन उन्हें अब भी लगता है कि उसने लिमिट क्रॉस कर दी है। मोफान के वायलेंट बिहेवियर से डीन को वंडर होता है कि क्या मोफान किसी खतरे में है, लेकिन वो उसे बिना कोई आंसर दिए जाने देता है। हाउएवर जाने से पहले मोफान 3 स्टेप टावर में जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग की परमिशन मांगता है। डीन उसे डिनाई नहीं करते क्योंकि मोफान ने ये राइट अर्न किया है, लेकिन वो बताते हैं कि इसका मतलब यह जरूर है कि मोफान के कुछ अर्जेंट वर्क्स हैं जिन्हें वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। मोफान फिर भी कुछ नहीं कहता, लेकिन डीन उसके लिए इसकी अरेंजमेंट करने के लिए अग्री कर लेते हैं। डीन के असिस्टेंट ने हमें बताया कि उन्हें पहले से ही सब कुछ पता है और उन्होंने मोफान को ब्लैक कोरियर से छिपाने की सलाह दी। डीन ने बताया कि जस्टिस डिपार्टमेंट 1 साल से भी ज्यादा समय से ब्लैक कुरियर की तलाश कर रहा है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कुरियर मोफान के पास मौजूद किसी चीज की तलाश में है, इसीलिए जस्टिस डिपार्टमेंट ने मोफान को बेट के तौर पर इस्तेमाल करने का डिसीजन किया है। इसका मतलब है कि मोफान सीरियस डेंजर में है, लेकिन डीन का कहना है कि उसे मोफान की पावर पर भरोसा है और एकेडमी उसकी हर पॉसिबल मदद करेगा। इसके अलावा मोफान टावर पर ट्रेनिंग करने जा रहा है, जिसका मतलब है कि उसने ब्लैक कुरियर का पीछा करने का फैसला पहले ही कर लिया होगा। हॉस्पिटल में जया उसकी लाइफ की भीख मांगती है क्योंकि वो बताता है कि ग्रुप के प्रति उसकी लॉयल्टी एक्सपोज नहीं हुई है। वो कहता है कि मोफान को किल करने का सबसे अच्छा समय मेन कैंपस का इवैल्यूएशन होगा और प्रॉमिस करता है कि उसके ठीक होने पर वो उसे मार डालेगा। वो आदमी खुद को युवांग बताता है। वो कहता है कि उसने मोफान को अपना स्लेव बनाने का वादा किया था और वो अपने शब्द का पक्का है।
कुछ दिन के बाद डीन बताता है कि 3 सीढ़ियों वाला ये टावर एक बहुत ही स्पेशल मैजिकल बिल्डिंग है जो धरती से नेचुरल एलिमेंटल एनर्जी कलेक्ट कर सकती है। इसकी पोजीशन और स्ट्रक्चर इसे हजारों किलोमीटर दूर से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी देती है। एक एस्कॉर्ट बताता है कि मोफॉन पहला नया स्टूडेंट है जिसे वहाँ ट्रेनिंग लेने की परमिशन मिली है और वो बहुत जेलस है। बिल्डिंग के अंदर उनका चलना एंडलेस लगता है और मोफॉन बाहर से दिखने वाली इमारत की तुलना में अंदर की जगह को बहुत बड़ा देखकर खुद को रोक नहीं पाता। उसे बताया जाता है कि स्पेस एलिमेंट डिपार्टमेंट का मानना है कि 1 स्टेप आपको 1000 मील ले जाएगा, 2 स्टेप आपको 10,000 मील ले जाएंगे और 3 स्टेप आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाएंगे। इस प्रकार 3 चरणों वाले इस टावर को टावर ऑफ इन्फिनिटी भी कहा जाता है। बाहर से देखने पर भले ही ये कुछ खास न लगे, लेकिन अंदर से इसके एंड तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। एस्कॉर्ट समझाता है कि हर लेवल के लाभ अलग अलग होंगे और मोफॉन को उसके रास्ते पर भेज देता है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है उसे एहसास होता है कि उसकी मैजिकल एनर्जी कम होती जा रही है, जो अजीब है क्योंकि उसने कोई स्पेल यूज नहीं किया है। बाहर पता चलता है कि एस्कॉर्ट ने जेलेसी के कारण मोफॉन से इन्फॉर्मेशन हाइड की थी। उसे लगता है कि मोफॉन को आखिरकार समझ आ जाएगा, हालांकि हर लेवल पर ऊपर जाने पर उसकी माइंड कंजम्पशन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। दूसरा व्यक्ति बताता है कि उसे मोफॉन को पहले ही वार्न कर देना चाहिए था कि वो सेकंड लेयर पर ना जाए, क्योंकि लगभग सभी मिड लेवल मैजिशियंस की एनर्जी बीच में ही पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाएगी, जिससे वो बेहोश हो जाएंगे। एस्कॉर्ट कहता है कि वर्षों इंतजार करने के बाद भी उसे एक बार भी अंदर जाने का मौका नहीं मिला है, इसीलिए मोफॉन उसकी किसी भी मदद का हकदार नहीं है। मोफॉन मुश्किल से फर्स्ट लेयर तक पहुंच पाता है, लेकिन पाता है कि वहां ग्रोथ बाहर की तुलना में 20 गुना तेज है। दिन बीतते जा रहे हैं और मोफॉन सेकंड लेयर तक की एक कठिन जर्नी कर रहा है। वहां पहुंचकर वो तुरंत समझ जाता है कि लेयर्स में बहुत फर्क है। उसकी फायर और लाइटनिंग दोनों टैलेंट्स इतने कम समय में ही मिड लेवल मैजिक के सेकंड स्टेज तक पहुंच गए हैं। एकमात्र समस्या ये है कि एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत बढ़ गई है। हालांकि उसके पास केवल 1 दिन बचा है और वो थर्ड लेयर पर चढ़ने का फैसला करता है। ये स्टेप्स बाकी स्टेप्स से कई गुना कठिन है, जिससे उसकी विजन चली जाती है और वो लगभग हार मान लेता है, लेकिन वो डटा रहता है। और जब उसकी ग्रोथ स्पीड नॉर्मल से 200 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे लगता है कि ये सब वर्थ इट था। वो अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट करता है और उम्मीद करता है कि एक दिन वो वापस आकर एक हायर लेयर तक पहुंचेगा। कुछ ही क्षणों बाद वो टावर से बाहर निकल जाता है और उसे एस्कॉर्ट करने वाला व्यक्ति भी शॉक्ड रह जाता है जब वो बताता है कि वो थर्ड लेयर तक पहुंच गया है। वो घर लौटता है और देखता है कि म्यू लेवलिंग ब्रेसलेट से प्रैक्टिस कर रहा है। म्यू ने देखा कि मोफॉन कितनी फास्ट ग्रोथ कर रहा है। वो मानती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मेन इवैल्यूएशन की तैयारी कर रहा है। दरअसल वो इवैल्यूएशन के बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गया था। म्यू कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस बार मेन कैंपस में एंट्री पाने का चांस मिस कर दिया तो वो अगले 3 साल तक नोवेस कैंपस में ही फंसा रह जाएगा। वो उसकी बात से अग्री करता है, लेकिन ब्लैक कैरिया के इविल क्लैंस को लेकर चिंतित होने से खुद को रोक नहीं पाता। कुछ दिनों बाद डीन बताता है कि इस साल का मेन कैंपस इवैल्यूएशन थोड़ा डिफरेंट होगा। पार्टिसिपेंट्स को आर्मी से भागे एक शैडो बीस्ट को पकड़ना होगा और उसे अलाइव कैप्चर करना होगा। इसके अलावा वो बताता है कि बेस्ट परफॉर्म करने वालों को 3 स्टेप टावर में प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और सभी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। बाद में शायद जानना चाहता है कि क्या मोफॉन को उस शैडो बीस्ट के बारे में कुछ पता है। लकी बात ये थी कि उसके ओल्ड फ्रेंड जैंग को आर्मी के बारे में काफ़ी नॉलेज थी और उसने समझाया कि ये शैडो बीस्ट बीफ खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये उनके शेडिंग सीजन का टाइम है और उनकी पूंछ से गिरने वाला फर धीरे धीरे डस्ट में बदल जाता है। शायद इम्प्रेस्ड होता है और बताता है कि स्टूडेंट्स को इस इवैल्यूएशन के लिए टीम्स बनाने की परमिशन है। वो मोफोन को अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए प्रेजेस और थोड़े चार्म का इस्तेमाल करती है, लेकिन बैडली फेल हो जाती है। हालांकि मोफोन बताता है कि वो इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि ब्लैक कियारिया अनप्रेडिक्टेबल है और वो किसी को भी डेंजर में नहीं डालना चाहता। बाद में मोफोन ने अपने हंटर की पोजीशन का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में बीफ चोरी होने की रिपोर्ट्स कलेक्ट की। इन्फॉर्मेशन उसे एक ऐसे एरिया में ले जाती है जहां उसे उसका कुछ फर मिलता है, लेकिन वो लगभग पूरी तरह से सड़ चुका था, यानी वो कुछ दिन पहले ही वहां से गुजरा था। उसे अपने इन्फॉर्मर से एक और मिसिंग बीफ के बारे में कॉल आता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये असल में ब्लैक कियारिया के एक मेंबर द्वारा बिछाया एक ट्रैप है। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, लेकिन वो आदमी ब्लैक कियारिया की एक्सट्रीम क्रूअल्टी दिखाता है जब वो उसे अपने बीस्ट को खिला देता है। बाद में हम देखते हैं कि जब ब्लैक कियारिया उसे पकड़ने जाते हैं तो मोफोन का एक ओल्ड एक्वेंटेंस जाओ तिंग उसे ही समझ लेता है। वो अपने लाइटनिंग मैजिक से ब्रेवली फाइट करता है, लेकिन हार जाता है और ब्लैक कियारिया में से एक उसे प्रीस्ट के पास ले जाता है। बाकी लोग उस लड़की लुलू को खत्म करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। वो एक डार्क बीस्ट द्वारा फाड़े जाने ही वाली थी कि मोफान उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच गया। ब्लैक कियारिया का मेंबर काफी आश्वस्त था क्योंकि नॉर्मल मिड लेवल मैजिक एक डार्क बीस्ट को हराने के लिए भी पर्याप्त नहीं था, लेकिन मोफान ने अपना नया लेवल 2 लाइटनिंग अटैक शुरू कर दिया, जिससे आसपास के इलाके में भारी नुकसान हुआ। वो अभी भी संख्या में काफी कम था, लेकिन लुलू ने मोफान को ये दिखाते हुए देखा कि उसकी लाइटनिंग कितनी यूनिक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो गई है। अपनी अदर एबिलिटीज के साथ
वो ग्रुप का ध्यान रखता है और घोषणा करता है कि वो घृणित ब्लैक कियारिया पर कोई मर्सी नहीं दिखाएगा। जब लुल्लू बताती है कि जाओटिंग को पकड़ लिया गया है तो मोफान उसे सेफ जगह पर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि युवांग जाओटिंग को स्पेशल ऑनर देने का वादा करता है क्योंकि वो उसे बो सिटी से याद करता है। जाओटिंग को पूरा भरोसा है कि मोफान जल्दी ही उसे बचाने आएगा और युवांग से पूछता है कि क्या वो फियर महसूस कर रहा है क्योंकि उसके जैसे मॉन्स्टर की मौत ड्रेडफुल होगी। युवांग को इस नाम से पुकारे जाने से नफरत है और वो समझाता है कि जल्दी ही जाओटिंग उससे भी ज्यादा डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर बन जाएगा और उसे अपने एग्जिस्टेंस पर ही पछतावा होने लगेगा। एक हफ्ते बाद श्रेया ये देखकर परेशान होती है कि मोफान रात में घर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी सोचती है कि वो बस अंदर घुसकर उनका सारा खाना खा सकता है। मुंह को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसलिए मोफान बस शैडो बीस्ट को ढूंढने में उनकी प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। मुंह समझाता है कि बीस्ट को ढूंढना तो बस पहला स्टेप है क्योंकि उन्हें काम पूरा करने के लिए उसे पेट केज में लाना होगा, यानी बीस्ट को स्टूडेंट्स के बीच से चुराया जा सकता है। श्रेया को यकीन नहीं होता कि स्टूडेंट ऐसा करेंगे, लेकिन उसे एहसास होता है कि मोफान असल में वही डेविल है जिसने पूरे स्कूल के रिसोर्सेज चुरा लिए हैं। मोफान को एहसास होता है कि ये एग्जाम किसी बीस्ट को पकड़ने के बारे में नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के बीच की फाइट के बारे में है। फिर मोफान लुल्लू से मिलने जाता है जो जाओटिंग को ढूंढने जाना चाहती है, लेकिन मोफान कहता है कि उसे रेस्ट की जरूरत है और वो लगातार ढूंढ रहा है। वो जाओटिंग को ना रोक पाने के लिए खुद को गिल्टी मानती है और बताती है कि वो वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें एक स्टूडेंट से उस शैडो बीस्ट के वहाँ होने की सूचना मिली थी। मोफान को एहसास होता है कि कोई ज़रूर फॉल्स क्लूज दे रहा होगा और सोचता है कि क्या ब्लैक कियारिया उनके स्कूल में घुस आए हैं। उस रात उसे उस फेक स्टूडेंट का नाम याद आता है और जब वो अपने पीछे एक ब्लैक मॉन्स्टर को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। जब लुल्लू को लगता है कि उसे छिपने की सेफ जगह मिल गई है तभी एक और बीस्ट प्रकट होता है। हालांकि बीस्ट एक पल के लिए खुद से स्ट्रगल करता है और फिर कियारिया के क्रीचर्स से लड़ने के लिए मुड़ जाता है। विक्ट्री के बाद वो लुल्लू के पास जाता है और उसके टीयर्स पहुंचता है। युवांग प्रकट होता है और ये देखकर स्टन रह जाता है कि बीस्ट ने अपना काम ना करने का फैसला मिस है। उधर मोफान फाइनली मिस्टैंग से कांटेक्ट कर लेता है। वो उसे वार्निंग देती है कि ब्लैक कियारियास के पीछे आ रहे हैं और वो बताता है कि वो पहले ही कई ब्लैक बीस्ट का स्लॉटर कर चुका है। हालांकि वो ये भी बताती है कि वो वास्तव में मैजिकल क्रिएचर्स नहीं है, वो असल में लिविंग ह्यूमंस हैं, कर्स्ड सोल्स जो ब्लैक कियारिया की सबसे हॉरिफाइंग पावर के तले क्रश्ड हो गए हैं। उनके हाथों में पड़ने वाले लोग बीस्ट्स में बदल जाते हैं। मोफान को एहसास होता है कि अगर उन्होंने जाओटिंग को उनमें से एक बना दिया है तो उन्हें पता चल जाएगा कि लुल्लू कहाँ रहती है। मिस्टैंग उसे नहीं जानती तो वो समझाता है कि लुल्लू जाओटिंग की गर्लफ्रेंड है और उसके पास सबसे करीब बच्ची 1 and only 1 पर्सन है। फिर हम देखते हैं कि युवांग समझाता है कि एक बीस्ट का अपने ऊपर कंट्रोल रख पाना वाकई एक्सेप्शनल है क्योंकि इसके लिए रेज और फ्यूरी से भरी एक सोल की जरूरत होती है। हालांकि वो समझाता है कि उसे नॉर्मल होने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उसकी फीलिंग्स गायब होने लगेंगी और इस ट्रांसफॉर्मेशन को कोई नहीं रोक सकता। युवांग उसे फिर से उसे किल करने का ऑर्डर देती है, लेकिन इस बार वार्निंग देती है कि अगर जाओटिंग ऐसा नहीं करता है तो वो उसे ही डिस्ट्रॉय कर देगी। फर्क बस इतना है कि वो उसके जैसी ब्यूटीफुल लड़की को खुशी से मरने नहीं देगी। युवांग के कंट्रोल को तोड़ पाने में फेल, जाओटिंग लुल्लू पर स्ट्राइक करता है और युवांग सोचती है कि मोफान को ये मैसेज देने के लिए कितना परफेक्ट है। जैसे जैसे लुल्लू की लाइफ फीकी पड़ने लगती है वो जाओटिंग को कंफर्ट देने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसकी आंखों में पेन देख सकती है। वो उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा और वो उसे किसी भी चीफ के लिए ब्लेम नहीं करती। ये उसके लास्ट वर्ड्स प्रूव होते हैं और जाओटिंग पेन से बस स्क्रीम ही कर पाता है। तभी मोफान आ जाता है और जाओटिंग उसे किसी के नाम का एक क्लू देता है। वो मोफान से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी लाइफ एंड कर दे, लेकिन मोफान रिफ्यूज करता है और कहता है कि अगर कोई उसे हील कर दे तो वो उसे मैजिकल अलायंस ले जाएगा। हालांकि मोफान को याद आता है कि मिस टैंग ने उससे कहा था कि उसे बचाने का चांस सिर्फ हीलिंग गॉडेस के पास है, लेकिन उसे ब्लैक कियार यानी किल कर दिया था। मोफान जाओटिंग की फाइनल विश पूरी करने और उसकी सफरिंग का एंड करने का डिसीजन लेता है। क्लू पर लिखा नाम ब्लू डेकन का है और मिस टैंग बताती हैं कि वो सोलांग को ढूंढने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। मोफान को क्लियर है कि इस ऑपरेशन का इंचार्ज ब्लैक कियारिया मेंबर मिंगजू एकेडमी के स्टूडेंट्स के बीच छिपा है। वो मिस टैंग से कहता है कि वो ब्लू डेकन का यूज करके सोलांग को ढूंढे, लेकिन मिंगजू एकेडमी में उस व्यक्ति को उसके पास छोड़ दे। बाद में मोफान अपने मिलिट्री फ्रेंड को फोन करता है जो बताता है कि वो एकेडमी द्वारा एवेल्युएशन में उस बीस्ट का यूज करने के लिए एग्री क्यों हुए हैं क्योंकि उसे डेंजरस नहीं माना गया है और वो मोफान से उसे ढूंढने के लिए कहता है। बाद में मू और श्रेया सरप्राइज्ड हैं कि मोफान ने सबको ये क्यों बताया कि उसने उस शैडो बीस्ट को पकड़ लिया है, बजाय इसके कि उसे सीक्रेटली केज में डाल दे। अब सबको पता चल गया है और वे केज के पास इकट्ठा होकर उससे उसे स्नैच करने लगे हैं। सभी ये देखकर शॉक्ड है कि डेविल मोफान आ गया है और शैडो बीस्ट के बारे में सच बोल रहा है। मोफान अपने आर्क वुल्फ को समन करता है और मुंह से समझाती है कि जब मोफान उसकी जंगल की जेल से भागा था तब उसने देखा कि उसमें भी यही एनर्जी है और उसे लगने लगा था कि उसमें शैडो टैलेंट है। मोफान सबको समझाता है कि शैडो बीस्ट ने फाउंटेन के वाटर की एक बोतल निगल दी है। वो कहता है कि उसे बीस्ट की कोई परवाह नहीं है और बस अपनी बोतल वापस चाहिए। पास ही युवान रियलाइज करता है कि मोफान उनकी प्लान को भांप गया है और वो सबको लड़ाना चाहता है।
हालांकि वो कहता है कि वे स्टूडेंट्स के बीच इजीली हाइड कर सकते हैं और समझाता है कि उसकी जो भी प्लान है वो मीनिंगलेस है। उसे बस होली फाउंटेन को पाने और मोफान को किल करने की चिंता है। जमीन पर वापस आकर फाउंग को वो समझाता है कि वो उसे पहले इंसल्ट करने के लिए माफी मांगना चाहता है। फैंग जानता है कि ये ऑनेस्ट नहीं है और जब सब उस पर क्रीचर के लिए हमला करते हैं तो उसकी बात सच साबित होती है। ये पूरी एकेडमी के सबसे पावरफुल छात्रों में से हैं और 3 सीढ़ी वाले टावर में घुसने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। हम देख सकते हैं कि कई एलिमेंट्स का इस्तेमाल बहुत ही ऊंचे स्तर पर किया गया है, जिससे पूरी तरह से केओस फैल गई है। इंस्ट्रक्टर्स देखते हैं कि उनके छात्र कितनी लापरवाही से व्यवहार कर रहे हैं और इस हद तक आगे बढ़ रहे हैं कि वे सब एक दूसरे को मार डालने पर उतारू हो जाएंगे। फिर डीन बताते हैं कि अब समय आ गया है कि नाइट्स ग्रुप को सक्रिय किया जाए, जो उनकी सारी मैजिकल पावर्स को दबा देगा। एक प्रशिक्षक चेतावनी देता है कि अगर ब्लैक कीरिया ने हमला करने का फैसला किया तो वे असुरक्षित हो जाएंगे। वो जोखिम उठाने को तैयार है और फिर से अपनी कमांड संभालता है। आसमान अंधेरे से ढक जाता है और इस बैरियर स्ट्रक्चर का असर तुरंत महसूस होता है क्योंकि छात्र अपना जादू नहीं चला पाते। युवान समझाता है कि एकेडमी को पता नहीं होगा कि वो वहाँ हैं क्योंकि वो अपने असहाय छात्रों को अपने साथ अंदर नहीं फंसा सकते थे। और फू आकर समझाता है कि ये जादू पहले से इसीलिए लगाया गया था ताकि अगर छात्र इस तरह उत्पात मचाए तो क्या हो। उसे समझाया जाता है कि मोफान भी बाकियों की तरह कमजोर हो गया है, लेकिन किरिया के कर्स 20 पर कोई असर नहीं हुआ है। मोफान को मारने का यही सही समय है जिसका युवान इंतजार कर रहा था। कहानी आगे बढ़ती है जब मोफान सोचता है कि उसकी प्लान उम्मीद से बेहतर चल रही है। ब्लैक किरिया को पता नहीं है कि उसने शैडो टैलेंट जगाया है और शायद सोचेंगे कि उसकी मैजिकल पावर दबा दी गई है। वो उस पर हमला करने के लिए छिपने से बाहर जरूर आएंगे, लेकिन शैडो बीस्ट को पकड़ने के लिए भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने सेक्रेट स्प्रिंग को निगल लिया है। दूसरी तरफ फैंग एक अन्य छात्र के साथ इस समय जादू का इस्तेमाल करने में अपनी असमर्थता और अंधेरे के कारण शैडो बीस्ट को ढूंढना कितना कठिन होगा इस पर चर्चा करती है। हालांकि वो बताती है कि वो पहले जानवर पर एक मैजिकल सील छोड़ने में कामयाब रही थी और अब वो उसे ढूंढ निकालेगी। पास ही सॉन्ग इस बात से परेशान है कि मोफान ने जानबूझकर इतनी कंफ्यूजन पैदा की है और वो उससे इसकी कीमत चुकाने का वादा करती है। उसे एक भयानक स्टैंड आती है और पता चलता है कि काले जानवर प्रकट हो गए हैं। जंगल में युआन ने अपने अधीनस्थ ली को शैडो बीस्ट को ढूंढने के लिए तैनात किया है। फैंग के सहयोग से हम देखते हैं कि उनके समूह ने अनजाने में उन काले जानवरों को उकसा दिया है जो शैडो बीस्ट को ढूंढ रहे थे। उनका जादू इतना दबा हुआ है कि काम का नहीं, लेकिन किस्मत से समूह के एक सदस्य के पास इतनी शक्ति है कि वो उन्हें भागने के लिए कुछ समय दे सकता है। वो बस मोफान को चूक जाते हैं जो पास ही में है और उसका सामना काले जानवरों के एक समूह से होता है। वो उनका ध्यान रखता है और हम देखते हैं कि फैंग के समूह की लड़की को एक फायर मैजिक ऑरा का आभास होता है जो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। वे मरे हुए जानवर को ढूंढने वापस जाते हैं और ली बताती है कि वो उसकी आग के अलग एक स्पिरिचुअल फायर से मारे गए थे। वो दूसरे छात्रों को जानवरों के प्रकट होने के बारे में चेतावनी देना चाहती है, लेकिन वे तय करते हैं कि इवैल्यूएशन पूरा करने के लिए शैडो बीस्ट को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। बाद में ली शैडो बीस्ट को लगभग पकड़ ही लेता है, लेकिन कुछ छात्र उसे देख लेते हैं जो उसे अपना सहपाठी मानते हैं। मोफान के आते हुए मिलने के लिए कहते हैं। लड़का ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो शैडो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है और लड़की उसे दूर रहने के लिए कहती है तो वो उसे डेविल कहती है। मोफान ली के बुरे इरादों का बेड़ा पार कर देता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जब वह आइस मैजिक का इस्तेमाल करके मोफान को पकड़ लेता है तो ली उसे अचानक पकड़ लेता है। हालांकि वो अपने आर्क वुल्फ को बुलाने में कामयाब हो जाता है और दोनों अपने दुश्मनों का जल्दी से काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद मोफान अपने पेंडेंट का सहारा लेकर शैडो बीस्ट का पता लगाता है, लेकिन सॉन्ग और उसका दोस्त उसे सबक सिखाने की कोशिश में उसे रोकते हैं। फू के आते ही मोफान उन्हें चेतावनी देता है कि ये उसके साथ खेलने का समय नहीं है। फू बताता है कि वो सॉन्ग और उसके दोस्त के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वो कहता है कि उसे शैडो बीस्ट को पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे बस उसके पेट में जो है वही चाहिए। मोफान कहता है कि केवल ब्लैक किरिया के सदस्यों को ही स्प्रिंग वाटर में ज़्यादा दिलचस्पी होगी, जिससे साफ हो जाता है कि फू उनमें से एक है। हालांकि फू कहता है कि मोफान बस उनका गठबंधन तोड़ने की कोशिश कर रहा है और सॉन्ग उसकी बात मान लेता है। सॉन्ग मोफान को फंसाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो आसानी से पास की एक बिल्डिंग में भाग जाता है। फू कहता है कि उन्हें बस शैडो बीस्ट की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि अगर मोफान सचमुच उस बिल्डिंग में गया तो वो मर जाएगा। अंदर मोफान देखता है कि उसने खुद को शैडो बीस्ट में घुसकर बंद कर लिया है और उसे एहसास होता है कि उसे शैडो मैजिक को दबाना होगा। तभी युआन शैडो से बाहर आते और बताता है कि उसने शैडो बीस्ट को पहले ही पकड़ लिया है और अब मोफान को अपनी जान की भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। युआन ये देखकर हैरान रह जाता है कि हर चीज के पीछे युआन का ही हाथ है, लेकिन हमेशा की तरह वो उसके बिगड़े हुए चेहरे को लेकर उसे ताना मारता है। युआन ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक कर्स्ड बीस्ट को बुलाता है। वो समझाता है कि ये इंसान है जिन्हें राक्षस बना दिया गया है और जितना ज्यादा इन्हें सताया जाएगा ये उतने ही ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे। ये उसका पहला कर्स्ड बीस्ट था। उसका दूसरा कर्स्ड बीस्ट जाओ टिंग था और दावा करता है कि उसका तीसरा कर्स्ड बीस्ट मोफान होगा। वो बताता है कि वो 7 साल से ब्लैक किरिया के साथ है और अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए उसने अपने पिता को भी इस कर्स्ड बीस्ट में बदल दिया। लड़ाई के बीच में डिकन उसे बुलाकर कहता है कि उसे पीछे हटना होगा।
युआन कहता है कि उनके पास पहले से ही शैडो बीस्ट है और उसके आदमियों को उसके पेट से सेक्रेट स्प्रिंग निकालने के लिए बस थोड़ा और समय चाहिए। डिकन समझाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और युआन को काम पूरा करने के लिए 10 मिनट का समय देता है।